हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड एज यूजुअल। और आज के क्लास में गाइस हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 विच इज़ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं बात करूँ ना इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो ये वाला जो चैप्टर है ये फुल टू फुल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है उससे ये चैप्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंसेप्ट्स के बिना ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले 2 चैप्टर्स जहाँ पे मैंने आपको रट्टाफिकेशन के लिए बताया था, जैसे कि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारने वाली है, राइट। उसके पहले वाला जो चैप्टर था एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 वाला जो पार्ट था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम चीज़ें आपको रट्टा मारना है। लेकिन जो ये वाला चैप्टर है, मतलब ये आपका चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे रट्टा मारा हुआ नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए। अब आधे लोग सोचेंगे कि मैम हम लोगों ने तो साल भर इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं, तो अभी हम इस चैप्टर को कैसे करें। तो टेंशन मत लो, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, जितने भी पॉसिबली मैं आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई जस्ट वांट कि आप सारे आंसर्स यहाँ पे कर सको 1-1.5 घंटे में। जितना पॉसिबल हो पाता है, जितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उसके थ्रू मैं आपके कंसेप्ट्स को भी पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शन है इस चैप्टर का, वो पार्ट मुझे ये कहना है कि यहाँ से आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, और विथ ऑप्शंस यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 7 मार्क्स के। अच्छा खासा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं इस चैप्टर से, और कौन से आते हैं वो भी मैं बताऊँगी। जो मैं आपको बताऊँगी ना कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको रट्टा मारना है। रट्टा मारना इन द सेंस, देखो सिंपल सी चीज़ है, कोई भी चीज़ फुल टू फुल कंसेप्ट से नहीं होती, कोई भी चीज़ फुल टू फुल रट्टा से भी नहीं होती। कंसेप्ट प्लस रट्टा इक्वल्स टू केमिस्ट्री। कंसेप्ट भी याद होने चाहिए, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन की टेंडेंसी भी होनी चाहिए, तभी जाके आप सिस्टमैटिकली आंसर को लिख पाओगे। चलिए देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपके MCQ क्वेश्चंस को। जो भी MCQ क्वेश्चंस है ये टोटल है 1 मार्क्स के, ठीक है। देखते हैं इसको पर्टिकुलरली। सबसे पहली चीज़ आपको बोल रखा है अमंग द फॉलोइंग द एम्बिडेंटेड लिगेंड इज। तो आपको फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है डी वाला। एक बार इसको देख लेते हैं शॉर्ट में, एकदम फटाफट मैं आपको सब क्लियर करवाते चलती हूँ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं MCQ, और जो भी आपके MCQ है वो 1 मार्क के है, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको। सबसे पहला MCQ आपको बोल रखा है कि अमंग द फॉलोइंग द एम्बिडेंटेड लिगेंड इज। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो। फटाफट मैं एकदम आपको ब्रीफली फटाफट सब बताते जा रही हूँ, एकदम शॉर्ट में सब कुछ फटाफट, ठीक है। देखो सपोज कहना मुझे ये है, अगर मेरे पास 2 हाथ है, सिंपल सी थिंग, अगर मेरे पास 2 हाथ है, ठीक है, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है। एक तो मैं खाना इस हाथ से भी खा सकती हूँ, राइट वाले हैंड से भी मैं खाना को खा सकती हूँ। मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं लेफ्ट वाले हैंड से भी खाने को खा सकती हूँ। मतलब अगर मेरे पास 2 हाथ है तो मैं दोनों हाथ में से कोई भी एक हाथ से खाना खा सकती हूँ। एक तो राइट हैंड से भी खा सकती हूँ, या तो मैं लेफ्ट हैंड से भी खा सकती हूँ। इतना क्लियर हो गया। इसी टाइप से देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या होता है। अगर सपोज मैं बात कर रही हूँ नाइट्रो ग्रुप की, तो नाइट्रो ग्रुप भी, इसमें भी देखो 2 टाइप से। पहला टाइप ये है कि हो सकता है कि नाइट्रोजन से ये बॉन्ड करे, हो सकता है कि नाइट्रोजन एटम से मेटल के थ्रू बॉन्ड फॉर्म करे, देखो नाइट्रोजन एटम से। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑक्सीजन एटम से भी मेटल के थ्रू बॉन्ड बना ले। है तो ये नाइट्रो ही, है तो ये नाइट्रो ही ना, ये मेटल है तो ये भी नाइट्रो ही ना, ये मेटल है ये भी नाइट्रो है, ये भी नाइट्रो। बट अभी इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है, और इस केस में इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की है कि नहीं। मतलब कहना मुझे ये है कि मेरे पास 2 हाथ है, एक ये वाला हाथ है, एक ये वाला हाथ है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऐसे 2 हैंड है। हैंड तो मेरे ही है ना, हैंड तो दोनों मेरे ही है। लेकिन हो सकता है कि मैं कभी लेफ़्ट वाले हैंड से खाना खा रही हूँ, हो सकता है कि मैं कभी राइट वाले हैंड से खाना कर रही हूँ, बट दोनों के दोनों हैंड्स तो मेरे ही है ना। इन द सेम फैशन अगर मैं बात कर रही हूँ नाइट्रो लिगेंड की, तो नाइट्रो लिगेंड के केस में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे टाइप के लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। आई होप यू गॉट द पॉइंट वेरी वेल, ओके। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें, अब आपको इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और उन एग्जाम्पल्स में उसने पूछा है कि कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखना ज़रा ध्यान से, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको समझाया। अब देखो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है उसको आपको बोला गया है साइनाइड आयन। अब साइनाइड आयन में देखो क्या हो सकता है,
हो सकता है कि ये जो साइनाइड है ये कार्बन के थ्रू मेटल से बॉन्ड करे, या हो सकता है कि ये जो साइनाइड है ये नाइट्रोजन के थ्रू मेटल से बॉन्ड करे। है तो ये भी साइनाइड, है तो ये भी साइनाइड, लेकिन इसने क्या किया, एक तरफ कार्बन के थ्रू मेटल के थ्रू बॉन्ड बनाए हैं और एक तरफ नाइट्रोजन के थ्रू मेटल के थ्रू बॉन्ड बनाया है। ठीक है, आई होप आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आए। तो ये भी आपका क्या हुआ, एम्बिडेंटेड लिगेंड। है तो साइनाइड ही ना, एक तरफ कार्बन से बॉन्डिंग किए, एक तरफ नाइट्रोजन से बॉन्डिंग किए। चलो, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकेंड, द चार्ज ऑन मेटल आयन इन Fe(CN6)4-। आपको पूछा गया है कि चार्ज कितना रहेगा मेटल आयन के ऊपर इन Fe(CN6)4-। इसको भी देख लेते हैं एक बार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड MCQ को। सेकेंड MCQ में आपको बोल रखा है कि Fe(CN6)4-, आपको दे रखा है। ठीक है, और उसने पूछा है कि बताओ कितना, कैसे क्या रहेगा इसका चार्ज। सबसे पहले तो मैंने इसको x मान लिया, प्लस साइनाइड के नीचे कितना नंबर है 6, तो 6 साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना आता है -1, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है -4। तो x -6 इक्वल्स टू -4, x -4, जब -6 इधर से इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा +6, तो x का वैल्यू कितना आएगा +2। तो चार्ज जो है मेटल के ऊपर में, चार्ज जो है मेटल आयन के ऊपर में, मतलब मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +2 है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर जो रहेगा, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आधे लोग सोचेंगे कि साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 कैसे है। देखो बोलो, क्योंकि बेसिक नहीं पता। HCN होता है, जब भी मुझे HCN से साइनाइड बनाना है, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, इसीलिए चार्ज कितना आएगा 1-, इसीलिए चार्ज कितना आया 1-। समझा या नहीं? चलो, समझ गया आप सबको। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड MCQ को। थर्ड MCQ जो है इसको आप लोग टिक मार्क करो और वहाँ पे लिख दो मिलियन टाइम्स इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर द बोर्ड एग्जाम। मिलियन टाइम्स इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर द बोर्ड एग्जाम लिख के दे रहती हूँ, कहीं पे भी लिख के दे रहती हूँ, यहाँ पे लिख के दे रहती हूँ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से एक तो 1 मार्क का MCQ आएगा, या तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। आएगा मतलब आएगा, मिलियन टाइम्स इम्पॉर्टेंट, टिक मार्क कर लो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। समझा या नहीं? चलिए देख लेंगे इसको। बुक में जो इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है ना वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब मैं एंट्रेंस को ये करती हूँ तो मैंने वहाँ पे देखा है कि हम लोग इस चीज़ को कोई एक नए फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ वो वाला फॉर्मूला कौन सा है। बुक वाले फॉर्मूले से जाओगे तो थोड़ा लेंदी लगेगा, तो मैं आपको एंट्रेंस वाला एक फॉर्मूला बताती हूँ, वो भी अप्लीकेबल है भाई। ठीक है, देखो इधर सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है आपका एटॉमिक नंबर। EN का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसी का मतलब होता है एटॉमिक नंबर +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, ये होता है आपके EN, मतलब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला। ये कैलकुलेशन है ना, क्वेश्चन बैंक में ही करीबन कम से कम मैं आपको बोलूँगी 4 टाइम्स आ चुका है। क्वेश्चन बैंक में ये वाला क्वेश्चन 4 टाइम्स आया है। प्रीवियस ईयर में हर साल ये वाला क्वेश्चन आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे। एक भी साल ऐसा नहीं गया जिस साल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं पूछा गया। मैं लास्ट 10 to 15 ईयर्स की बात कर रही हूँ, विथ गारंटी आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया है। ठीक है, ये करके जाना। चलो देखो यहाँ पे, अब हम लोग को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना जो है वो निकालना है इसके लिए CONH3 6 टाइम्स +3। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल चाहिए, तो इसको मैं x लिखूँगी +6 इंटू अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा, इक्वल्स टू कितना वैल्यू आएगा +3। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा कि x + 0 इक्वल्स टू +3, तो x का वैल्यू कितना आएगा +3। तो ये हुआ आपके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ये हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। चलिए अब हम लोग को निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर मैं बात करती हूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, तो सबसे पहला है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। आपका मेटल है ये वाला कोबाल्ट, कितना होता है इसका होता है एटॉमिक नंबर 27 प्लस
2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने हैं नंबर ऑफ लिगेंड? 6। आधे लोग सोचेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या होता है, तो जो भी चीज़ मेटल से डायरेक्टली अटैच रहती है ये तो मेटल है। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेटल है? अरे यार सुनो, जो भी चीज़ अकेला होता है, जो भी चीज़ हमारे जैसा सिंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटल। तो ये मेटल हुआ। आजू बाजू वाले कौन रहेंगे? लिगेंड्स। कितने लिगेंड हैं? 6 2 जार, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मेटल का? 3। मैक्सिमम केसेस में स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेते हैं। कुछ केसेस में यही रहेगा बट बाकी केसेस में नहीं रहेगा, बाकी केसेस में फंस जाओगे। इसलिए ऐसी मेथड से निकालने का ज़रूरी थोड़ी है जो ये रहेगा वही आएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। 27 प्लस 6 2 जार 12 माइनस 3, 27 12 माइनस 3 कितना होता है? 9। 27 प्लस 9 कितना होता है? 36। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया? 36 आया, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे IUPAC नेम ऑफ Na3AlF6 इज। चलिए गाइस देखते हैं Na3AlF6, देखेंगे इसको। IUPAC नेम पूछा गया है आपको 4th वाले MCQ में, Na3AlF6, ठीक है। निकालेंगे इसको। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखो ज़रा, AlF6 यहाँ पे 3 सोडियम है ना। एक सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। तो 3 सोडियम के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? +3। +3 का उल्टा क्या होता है? -3। समझ गया? चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग को आगे यहाँ पे क्या बोलना है? IUPAC नेम। अगर मुझे इसका IUPAC नेम देने का है तो मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आनी चाहिए। अब देखो ज़रा ध्यान से, आपको एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली कैलकुलेशन के लिए आएगा, या तो आपको IUPAC नेम पूछा जाएगा। बट IUPAC नेम में भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं निकाला ना तो IUPAC नेम लिखते नहीं आएगा, वो निकालना ही पड़ेगा। या तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा, बट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं तो काम नहीं जमने वाला। कुछ भी कर लो यार, कुछ भी निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना अपना काम नहीं होने वाला। चलो देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये है Al, ये मेटल है, मुझे इसका निकालना है। Al मतलब ही क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो इसको X लिखा, प्लस ये कितना है? 6। F के ऊपर चार्ज कितना आता है? -1 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है? -3। तो X - 6 इक्वल्स टू -3। तो X इक्वल्स टू -3, -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। तो X का वैल्यू कितना आया? +3। तो ये जो +3 ये क्या है? यही तो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। एल्यूमिनियम ही आपका क्या होता है? मेटल। आधे लोग तो बिल्कुल ही ऐसे सोच में पड़ गए होंगे, यार ये फ्लोरीन का -1 कहाँ से आ गया? तो देखो रे देखो इधर, आप लोगों ने पढ़ा है ना HF, HCl, यस और नो। तो जब आपको HF से F बनाने का है, आपने कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया? 1 हाइड्रोजन को, इसलिए चार्ज कितना आएगा? 1-। चलिए ये तो हो गया। अब मुझे इसका लिखने का है IUPAC नेम। आधे लोग सोचेंगे मैम ये क्या कर रही है, मुझे तो इस क्वेश्चन में IUPAC नेम पूछा गया और ये मैम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रही है। लेकिन याद रखना, चाहे EAN आ जाए, चाहे IUPAC नेम आ जाए, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, चाहे चार्ज पूछा जाए, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना अपना काम नहीं होने वाला। इसका नाम लिखने का है, कैसे लिखेंगे ज़रा देखो इधर। यहाँ पे अगर आपको इसका नाम लिखने का है तो इसका नाम रहेगा सोडियम। यहाँ पे सोडियम है ना, Na मतलब सोडियम। आधे लोग सोचेंगे मैम ये तो 3 टाइम्स है, ट्राई सोडियम क्यों नहीं लिखा? ऐसे नहीं लिखते। कभी भी काउंटर आयन को सिंगल ही नाम से लिखा जाता है, ट्राई, डाई, टेट्रा ऐसा नहीं लिखा जाता। किसमें? काउंटर आयन में, बाहर के आयन्स में। उसके बाद में सोडियम तो हो गया। उसके बाद में आप लोगों ने देखा लिगेंड का नाम। लिगेंड कितने? फ्लोरीन है। 6 मतलब क्या होता है? हेक्सा। हेक्सा, सोडियम हेक्सा। और ये क्या है? F मतलब यहाँ पे आएगा फ्लूरो। और ये है आपका एल्यूमिनियम, तो इसका नाम क्या रहेगा? एल्यूमिनियम। ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट देखने का है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया ज़रा ध्यान देना। एल्यूमिनियम लिख सकते थे, लेकिन ये चार्ज जो आया है ये कैसा है? नेगेटिव है। और जब भी चार्ज नेगेटिव आता है तो आप लोग हमेशा यहाँ पे क्या लगाते हो? ATE, पता है ना। तो इसलिए क्या हो गया? एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मेटल का? 3। कुछ लोग सोचेंगे मैं ऐसा 3 लिख दूँ क्या? ऐसा नहीं चलता, रोमन वाला ही 3 लिखने का। अब आधे लोग सोचेंगे मैम यहाँ पे आयन आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी आयन प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे आयन नहीं लिखेंगे। समझा या नहीं? देखो क्या करेंगे, सोडियम।
डाई टाई टेट्रा कभी भी इसके सामने नहीं लिखा जाता क्योंकि बाहर का आयन है। फिर उसके बाद लिगेंड का नेम लिखते हैं हेक्सा फ्लूरो। एल्यूमिनियम है लेकिन एल्यूमिनियम नहीं लिख सकते, एल्यूमिनेट लिखना है। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए 8 आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3, इसलिए 3 आया। ठीक है, आयन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी बाहर आयन थे। गॉट द पॉइंट? तो आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। लेट्स सी फिफ्थ वन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 कॉम्प्लेक्स आयन इज। वो आपको पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है CONH3 6 टाइम्स 3+। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? देखो जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसी को हम लोग CN भी बोलते हैं, इसी का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6 है। नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू मेटल, आधे लोग सोचेंगे मैम यहाँ पे तो 7 है। क्यों? वो बोलेंगे ये एक और ये 6। थोड़ा अपना बल्ब मतलब देखो, थोड़ा सा ये खोलो और देखो, ये लिगेंड है, ये तो मेटल है ना। मेटल का थोड़ी देखते हैं, लिगेंड का देखते हैं। कितने लिगेंड है? 6। ये तो हो गया। जब भी लिगेंड 6 हो जाए तो आपके पास में 2 टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। एक रहता है sp3d2, एक रहता है d2sp3। अब sp3d2 कब लिखते हैं? जब लिगेंड कैसे हो? जब लिगेंड्स हो वीक। और d2sp3 कब लिखते हैं? जब लिगेंड कैसे हो? जब लिगेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब कहना मुझे ये है कि जब लिगेंड आपके वीक नेचर के रहते हैं, वीक लिगेंड, तो ऐसे केस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं? sp3d2। और जब भी आपके लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिखते हैं? d2sp3। इसी को हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एकदम मस्त चार्ट बना के दे रही हूँ मैं। इसी को हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये चार्ट कोई बुक में भी नहीं दे रखा है, डायरेक्टली बता रही हूँ, डायरेक्टली। अब थोड़ा सा यहाँ देखो, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है ना। तो ये 6 हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन एक तो ये आता है, एक तो ये होगा या तो ये होगा, है कि नहीं? तो देखो ज़रा कौन सा होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया ये मेटल के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अमोनिया मेटल के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसीलिए अमोनिया कैसा लिगेंड रहेगा यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब जरा ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच आर 6। अब मुझे बताने का है कि ये जो है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा। तो देखो यहाँ पे ज़रा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एक तो ये होगा या तो ये होगा। अब मुझे बताना है कि लिगेंड का नेचर कैसा है, कैसे है लिगेंड? लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन रहेगा? d2sp3। इसीलिए इसका आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला। फिफ्थ का आंसर है आपका सी। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, आई होप आप सबको एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आया, समझा या नहीं? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड भी अटैच 6 है। फिर आप लोगों ने देखा कि जो अमोनिया है वो मेटल के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अटैच है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या रहता है? d2sp3। फिर आपको बोल रखा है द ज्योमेट्री ऑफ COF6 3- कॉम्प्लेक्स आयन इज। वो आपको ज्योमेट्री पूछना चाहता है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, छोड़ो इसको। आपको 6th वाले क्वेश्चन में बोला है ज्योमेट्री ऑफ COF6 3- आयन। COF6 3- आयन की ज्योमेट्री पूछ रहा है। ज़रा देखना यहाँ पे ध्यान से। अगर मैं बात करती हूँ ज्योमेट्री की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच है? नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6 है। नंबर ऑफ लिगेंड्स का ही मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में 6 का ही मतलब क्या होता है? ऑक्टा। मैंने आपको पहले ही बताया था। मैथ्स में भले आप उसको हेक्सा बोलो, फिजिक्स में भले आप उसको हेक्सा बोलो, बट केमिस्ट्री में 6 मतलब ऑक्टा होता है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम जब IUPAC बताया तब तो हेक्सा लिखा आपने। तो भाई वो तो IUPAC नेम है। केमिस्ट्री में आप 6 मतलब ऑक्टा कहाँ बोलोगे? एक तो सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, और दूसरा ज्योमेट्री वाले पार्ट में। आधे लोग बोलेंगे IUPAC में क्यों नहीं? तो IUPAC में नहीं बोलते, वो तो नेम है भाई किसी का। ऑक्टा कब लिखेंगे? एक तो सॉलिड स्टेट में, और दूसरा है आपका ये वाला पार्ट, ज्योमेट्री वाला पार्ट। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ऑक्टा और हेड्रल, ऑक्टा हेड्रल ज्योमेट्री।
क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द पेयर, ये जो आपको 2 पेयर दे रखे हैं वो पूछ रहा है कि कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है। चलिए इसको भी देख लेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस आपका 7th वाला MCQ। 7th वाला MCQ में बोल रखा है CO NH3 5 टाइम्स SO4 Br। ठीक है, एंड फिर ये आपको बोला गया है CO NH3 5 टाइम्स Br SO4। यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की। पहले देखो SO4 अंदर था और Br बाहर था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, Br अंदर आ गया और SO4 बाहर चले गया। इज इट? देखो SO4 अंदर था, अब SO4 बाहर चले गया। Br बाहर था, Br अंदर आ गया, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब आपका आयोनाइजेशन हुआ। इसीलिए इस टाइप के आइसोमर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। पहले जो अंदर था वो बाहर चले गया और पहले जो बाहर था Br वो अंदर चले गया। आयोनाइज जो है, आयोनाइजेशन जो है मॉलिक्यूल का हुआ स्फीयर के बाहर और अंदर, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, आयोनाइजेशन आइसोमर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखो अब कैसा है ना, मैं आप लोगों को एक गिफ्ट के फॉर्म में एक सबसे बेस्ट चार्ट दे रही हूँ। जो जो लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया है ना, उनको बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर में एक ऐसा टेबल ड्रॉ करके दे रही हूँ ना, जो इस चैप्टर का की पॉइंट है। जिसको ये टेबल आ गया ना, उसको पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा, और जिसको ये टेबल नहीं आएगा ना, उसको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं आएगा। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो एट द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो कि इस वीडियो में कि इस चैप्टर में पूरा कंसेप्ट है। रट्टा में मारने वाले टिक ही नहीं सकते, यहाँ पे कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा। तो मैं आपको कंसेप्ट के लिए खतरनाक वाला चार्ट दे रही हूँ। वो चार्ट जिसको समझ गया ना, बस उसका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे जो मुझे आपको बतानी है वो ये है, ध्यान से देखना। अगर आपके नंबर ऑफ लिगेंड जिसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर वो आ जाए 6, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर आपके नंबर ऑफ लिगेंड जिसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर वो आ जाए 4, ठीक है। अगर 6 आ जाए तो 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल रहते हैं। 4 आ जाए तब भी आपके 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल रहते हैं, ठीक है। 6 में आपका जो पहला हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल रहता है उसका नाम रहता है sp3d2, और यहाँ पे रहेगा d2sp3। कुछ भी नहीं करना है, d2 को पहले लिख दिया। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी 2 रहते हैं पॉसिबल, sp3 और dsp2, ठीक है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि मुझे पता है आधे लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यहाँ पे s के ऊपर कुछ भी नहीं है, कौन सा नंबर रहेगा 1, यहाँ पे भी 1 रहेगा, 1 और 1 1, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2 कितना होता है 6, आ गया 6। 2 + 1 + 3, 2 + 1 + 3 भी कितना हो गया 6, आ गया 6। 1 + 3 4, 1 + 1 + 2 4, गॉट द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, ये हाइब्रिडाइजेशन कब रहेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन आपका तब रहेगा जब आपके जो भी लिगेंड है ना, जो भी आपके लिगेंड का नेचर है वो कैसा रहेगा, वीक। लिगेंड का नेचर जब वीक रहेगा ना, तो आप ये वाले हाइब्रिडाइजेशन को बताओगे। और ऐसे केस में आप ये बताओगे जब भी आपके लिगेंड का नेचर कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये सब तो मुझे समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग रहेगा वीक रहेगा, ये तो बताओ कौन स्ट्रॉन्ग रहता है और कौन वीक रहता है। बताती हूँ, थोड़ा सा रुको ना। देखो फिर यहाँ पे आपको बताने का, इसके केस में sp3 के केस में, तो sp3 के केस में जो भी आपका लिगेंड रहेगा ना, लिगेंड का नेचर वो कैसा रहेगा, लिगेंड का नेचर यहाँ पे रहेगा आपका वीक। और यहाँ पे आपके लिगेंड का नेचर कैसा रहता है, यहाँ पे आपके लिगेंड का नेचर रहता है स्ट्रॉन्ग। अब आधे लोग सोचेंगे ये हम लोग को क्यों बता रहे हैं आप, तो सुनो ध्यान से। अगर मैं आपको कंसेप्चुअली बताने का वो पूरा डायग्राम वायग्राम निकाल के, तो अभी आप लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए। अब अपने पास उतना टाइम है नहीं, लेकिन ये चार्ट जिसको पता चल गया ना, ये चार्ट वो 3-3 मार्क वाले क्वेश्चन में से 2.5 मार्क पेपर में दे सकता है। करने का ज़रूरत ही नहीं है वो पूरे कंसेप्ट को, ये एक ट्रिक के फॉर्म में है। ये ट्रिक अगर समझ में आ गई ना, पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में यहाँ पे sp3d2 के केस में आपकी जो ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल।
यहाँ पे भी आपकी ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल। इसके केस में आपकी जो ज्योमेट्री रहेगी, इसके केस में आपकी ज्योमेट्री रहती है टेट्राहेड्रल। इसके केस में आपकी ज्योमेट्री रहती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके केस में पेयरिंग नहीं होती है। पेयरिंग डू नॉट ऑकर, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट ऑकर, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट ऑकर। इसके केस में पेयरिंग ऑकर्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स। इसके केस में पेयरिंग डू नॉट ऑकर्स। इसके केस में पेयरिंग ऑकर्स। कितना मस्त चार्ट है ये। चार्ट अगर आपको पता चल जाए ना तो आपको 3 मार्क के क्वेश्चन में से 2.5 मार्क मिल जाएंगे। आधा मार्क क्यों नहीं मिलेगा? आधा मार्क इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे आप लोग को पूरा कंसेप्ट समझाना पड़ता है, बट ये ट्रिक से पूरा चीज़ हो जाता है। ये ट्रिक बुक में दी नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को एक इट्स काइंड ऑफ गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मैंने ये वाला चैप्टर नहीं लिया है आप लोगों का, सो आई कैन अंडरस्टैंड गाइज, तो इसीलिए मैं आपको ये चार्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, अदरवाइज आई हैवेंट। अब आप लोग बोलेंगे चलो मैम ये तो समझ गया, साइड करो इसको, पहले ये तो बताओ स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड कौन से। तो सुनो ना, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो भी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसके एग्जाम्पल सुन लो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जाम्पल रहता है साइनाइड। ठीक है, साथ ही साथ अमोनिया जो मेटल के साथ में +3 में रहेगा, बट अमोनिया मेटल के साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ और अगर मैं बात करती हूँ कार्बोनिल भी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बात करती हूँ वीक लिगेंड की, तो वीक लिगेंड में आपका आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे के सारे हैं आपके वीक लिगेंड। और यहाँ पे आएगा इथिलीन डाइमीन। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये तो लिस्ट कितनी बड़ी है, आप तो हमको छोटी सी लिस्ट बता रहे हो, बड़ी लिस्ट वाली लिस्ट बताओ ना। तो सुनो ना, बड़ी लिस्ट अपन को एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए। एंट्रेंस के क्वेश्चन ये छोटी सी लिस्ट से सॉल्व नहीं होते। जेई नीट के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, एमएसटी सिटी जो चल रहा है, जेई नीट के लिए हम लोग को इतने सारे लिगेंड्स का नीड पड़ता है, बट 12th के लिए अगर ये लिगेंड पता चल जाए ना, वीक कौन सा है स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो 12th के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो प्लीज़। डन। तो देखो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ना, ये जिन लोगों ने देखा है उन्हीं को पता चलेगा। जो लोग नोट्स डायरेक्टली नीचे से डाउनलोड करेंगे ना, उनको ये वाला चार्ट वहाँ दिखेगा नहीं। इसलिए ये वाला चार्ट मैंने बीच में दिया है, ताकि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, उन्हीं का प्लस पॉइंट होना चाहिए, उन्हीं को फ़ायदा होना चाहिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। ये चार्ट मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार कर लो ये चैप्टर। ये अगर चार्ट कर लिया ना, ये चैप्टर करने के बराबर है। समझ गया? ये वाले चैप्टर में ये वाला चार्ट दिया ही नहीं है, जबकि देना चाहिए था। चलिए देखेंगे हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है ये है आपके 1 मार्क के। 1 मार्क के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। चलो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, फिर से देखना ज़रा नाम, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, ये है इसका नाम। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट को, ज़रा देखना ध्यान से। इथिलीन, इथिलीन मतलब ही क्या होता है? अल्कीन। लेकिन आप लोग खुद ही सोचो, अगर मैं एक बॉन्ड को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे भी कुछ आएगा और यहाँ पे भी कुछ आएगा। फिर इथिलीन तो चलो हो गया, संपला अपना काम इथिलीन सा। आता डायमीन। अब डायमीन को देखने का है तो डायमीन मतलब ही क्या रहता है? NH2। यहाँ पे भी आ गया आपका NH2। चलो ये तो आ गया, लेकिन क्या चलेगा क्या ऐसे? ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो अगर मैंने ये 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एक ही बन जाएगा। यहाँ से भी अगर 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया एक ये बन जाएगा। कितना एसिटेट बोला गया है? टेट्रा एसिटेट। तो देखो कैसे लिखेंगे, टेट्रा। टेट्रा मतलब कि क्या, कितने बार होता है? 4 टाइम्स। इसीलिए मैं एसिटेट ग्रुप को कितने बार लगा रही हूँ? 4 टाइम्स। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इथिलीन मतलब ये वाला, डबल बॉन्ड को हटा के ये दोनों बॉन्ड लगाए। डायमीन मतलब 2 नाइट्रोजन,
अमीन मतलब NH2 आना चाहिए था, हटा दिया उसको, 2 बॉन्ड बना दिए। टेट्रा मतलब 4 टाइम्स एसीटेट, ठीक है, पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला गया राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe3+ आयन इन द कॉम्प्लेक्स। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। गाइस अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है FeC2O4 3 ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इसमें बोला है कि बताओ आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। आप सबको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का ही मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स? 3। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो कि जो भी C2O4 है ना, C2O4 ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड। कभी आप लोगों ने एक चीज़ सुनी है क्या? कभी कभी हम लोग बोलते हैं ये अकेला बंदा ही 2 के बराबर है। सुना है कभी ऐसा? बहुत सारे मूवीज़ में डायलॉग रहता है, मुझे मूवी का तो नाम याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को शायद याद आ जाए। मुझे सिर्फ डायलॉग्स याद रहते हैं, मूवीज़ के नाम मैं भूल जाती हूँ मूवी देखने के बाद। तो हम लोग बोलते हैं ना, ये एक बंदा 2 के बराबर है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बहुत सारे पावरफुल एक्शन मूवीज़ में देखा होगा। इन द सेम फैशन जो ये अकेला C2O4 है ना, ये 2 के बराबर है, समझा या नहीं? तो C2O4 कितने हैं? 3। एक C2O4 2 के बराबर है, 3 C2O4 भी 2 के बराबर रहेंगे। कितने लिगेंड हुए? 6 लिगेंड, ठीक है। याद रखना है, यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ लिगेंड। ये क्वेश्चन पूछने का क्यों ये था, देखो आधे लोग देखते से बोलेंगे 3, कुछ तो एकदम ही पागल लोग रहेंगे, वो बोलेंगे 3 + 1 4 होता है, भूल जाते हैं कि ये मेटल है, ये थोड़ी लिगेंड है। कुछ लोग जो रहते हैं वो सोचते हैं हाँ ये लिगेंड है, बट 3 है ना, 3 लिख दो, कितना आसान क्वेश्चन था। कुछ लोग सोचते हैं वाओ कितना आसान क्वेश्चन था, 1 मार्क मिल गया। बट सुनो ना यार, एग्जामिनर हमसे भी चालाक है, वो फुकट मतलब वो फ्री में आपको एक मार्क नहीं देने वाला। इसका मतलब कहना मुझे ये है कि यहाँ पे 3 है ना, तो ये 3, लेकिन ये अकेला C2O4, मेरा वर्ड याद रखना पेपर में, 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, तो 3 है, 2 के बराबर है, 3 2 = 6। गॉट द पॉइंट। चलिए देखेंगे थर्ड वाले MCQ को। जो थर्ड वाला MCQ राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोनाइट, ये वाला MCQ चैप्टर नंबर 7 का है। अब पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्या काम किया इसमें कि वो वाले चैप्टर नंबर 7 का यहाँ पे डाल दिया, जबकि यहाँ पे ये है ही नहीं। फिर भी चलो ओपन कर लेते। इसका फॉर्मूला रहता है KCl MgCl2 6H2। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले, काटो उसको। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखते हैं इसको, पहले लो इसका स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया तो मेरे PDF नोट्स में यहाँ पे भी देख सकते हो, और PDF नोट्स में एकदम मस्त तरीके से दे रखा है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। एक और बात, जो लोग डाउनलोड करेंगे ना उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं समझेगा। मैंने पहले ही बताया ये चैप्टर पूरा कंसेप्चुअल है, लेकिन जो लोग क्वेश्चन बैंक समझेंगे ना उसकी गारंटी मैं देती हूँ पूरा चैप्टर समझेगा। चलिए देखेंगे हम लोग। राइट दी ऑक्सीडेशन नंबर, 4th वाले क्वेश्चन में बोल रखा है राइट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रखा है FeCO5 कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो CO जो होता है वो आपका कार्बोनिल लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है। कार्बोनिल लिगेंड जो होता है मतलब ये जो CO होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर 0 चार्ज होता है, 0 चार्ज। तो इसका मुझे निकालना है, मैंने x लिखा, +5 × 0 = 0, तो x + 0 = 0, तो x = 0। तो यहाँ पे आपके आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? 0। इसी चीज़ को ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले ही बताया था ये चैप्टर कंसेप्चुअल है, रट्टा मारने वाले टिक ही नहीं पाएंगे चैप्टर में। नहीं भी पढ़ाया ना मैंने, टेंशन मत लो। अभी क्वेश्चन बैंक तो करा ही दे रही हूँ यार। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं कराती तो प्रॉब्लम आती थी, अब तो करा दिया है। पेपर में यही से क्वेश्चन रहने वाले, बाहर के नहीं आने वाले। आधे लोग सोचेंगे मैम ये कराने के बाद क्या भरोसा पेपर में वहाँ से आ जाए, और कोई क्वेश्चन बनने भी वाले नहीं है। जितने चैप्टर से क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन बैंक में आ चुके हैं, अब कोई बनने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। केमिस्ट्री में पूरा एनालिसिस करके बता रही हूँ, गारंटी के साथ दे रही हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक के अलावा और कोई क्वेश्चन बन भी नहीं सकते ऐसे। चलिए देखेंगे 5th वाले क्वेश्चन को। 5th वाले क्वेश्चन में फिर से आ गया EAN कैलकुलेशन। अब मुझे बताओ EAN कैलकुलेशन कितने बार आया? 3rd टाइम आया। अभी तो पूरा क्वेश्चन बैंक बाकी, कम से कम 6-7 बार EAN का कैलकुलेशन आएगा। वो खुद आपको बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन बैंक में मैं 6-7 बार आया हूँ, लास्ट 15 ईयर्स से मैं हर साल पेपर में आया हूँ, मेरा तो रिकॉर्ड ही बहुत तगड़ा है। इसका मतलब मैं आप लोगों के बोर्ड के पेपर में भी आने वाला हूँ। समझा या नहीं? चलो देखेंगे हम लोग
हम यहाँ पे आपको बोला गया है कैलकुलेट द EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN मतलब ही क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है FeCN6 4-। आप सबको पता है कि EAN का फॉर्मूला क्या होता है। EAN का फॉर्मूला बुक वाला मत करना, ये होता है एटॉमिक नंबर। ये मैंने कहीं और से निकाला है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ये भी लिख सकते हो, प्लस 2 × नंबर ऑफ लिगेंड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक्चुअली आप लोग अंकिता का फॉर्मूला भी बोल सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूले को एक्चुअली मैंने डिज़ाइन किया है एंट्रेंस के क्वेश्चंस लगा करके। तो आप लोग ये वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, इससे भी आंसर आसानी से निकलता है। अगर बुक के फॉर्मूले के साथ गए ना तो भूल जाओ कि EAN का क्वेश्चन सही होने वाला है, भूल जाओ। लेकिन ये फॉर्मूला जो है इसको आप अंकिता का फॉर्मूला भी बोल सकते हो, और मैंने कहीं से डिराइव किया है इस फॉर्मूले को, बहुत प्रेडिक्शंस किए उसके बाद ये निकला है। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबको याद है, चाहे हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, चाहे चार्ज निकालना हो, चाहे EAN निकालना हो, पहले क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सारे के सारे कसम खाओ, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अगर वो नहीं निकलेगा तो वो कहाँ से निकलेगा। अगर बास ही नहीं रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं रहेगा, तो बांसुरी कहाँ से बजेगी, EAN कहाँ से निकलेगा। चलो देखेंगे इसको। ये है x + 6 × साइनाइड के ऊपर जब भी बताया था कितना चार्ज रहता है, -1 = -4, x - 6 = -4, x = -4, -6 इधर जाएगा तो +6, x = +2। कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आपका आया +2। चलिए करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर मुझे निकालने का है EAN, एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का, आयरन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 26। आधे लोग बोलेंगे मैम सब समझ रहा है, थोड़ा सा एटॉमिक नंबर का भी तो बता दो ना। तो सुनो रे सुनो, क्वेश्चन बैंक में एक भी जगह पे एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, बट लास्ट बोर्ड के पेपर्स अगर देखते हो 15-16 ईयर्स के पेपर्स देखो, हर जगह पे एटॉमिक नंबर आया है। एटॉमिक नंबर पेपर में आता है। एग्जामिनर इतना भी बुरा नहीं है कि आपसे एटॉमिक नंबर भी याद करवाएगा, वो पेपर में आता है। बिंदास रह के जाओ, मैं गारंटी देती हूँ इसकी। क्वेश्चन बैंक में आपको डराने के लिए नहीं दिया है। लास्ट 15 ईयर्स के पेपर एनालिसिस करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। +2 × नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। 26 + 12 - 2, 26 + 10 36। EAN कितना आया, 36 आया। आधे लोग बोलेंगे रुको ना, स्क्रीनशॉट तो लेने दो। सुनो ना, PDF में दे रखा है सिस्टमेटिकली। चलिए देखेंगे। राइट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है क्या कि ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं। ज़रा देखो यहाँ पे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 6th वाले MCQ को। 6th वाले MCQ में आपको बोल रखा है CO NH3 5 times NO2 + 2 एंड CO NH3 5 times ONO + 2, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि बताओ कौन सा वाला आइसोमेरिज्म रहेगा। तो ज़रा ध्यान देना, याद करो कुछ बताया था। जब मेरे पास 2 हाथ है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं राइट हैंड से भी खाना खा सकती हूँ, या तो मैं लेफ्ट हैंड से भी खाना खा सकती हूँ, पता है ना। तो ऐसे टाइप के लिगेंड को तो एम्बिडेंटेड बोलते हैं, लेकिन ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है तो नाइट्रो ही ना। ऐसे टाइप के लिगेंड को एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, और ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर्स। आधे लोग बोलेंगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको लिंकेज आइसोमर बोलते हैं। देखो ना, यहाँ पे लिंकेज नाइट्रोजन के साथ बना है, यहाँ पे लिंकेज ऑक्सीजन के साथ बना है। लिंकेज क्या हुआ, लिंकेज चेंज हुआ। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए आइसोमरिज्म का नाम क्या रहेगा, लिंकेज आइसोमर। चलिए देखेंगे 6th वाले, ओके 7th वाले क्वेश्चन को। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आप सबको पता है कभी भी IUPAC निकालना हो, EAN निकालना हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, क्या निकालना पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन को। ओके
विल डू 7th MCQ। 7th MCQ में आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है FeCN6 4-। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसको आप लोग x मान लो प्लस 6 इंटू, क्योंकि यहाँ 6 है तो 6, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना आता है 1- इक्वल्स टू -4, तो x - 6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4। जब भी -6 इधर से इधर जाएगा तो +6 बन जाएगा। x का वैल्यू कितना आया +2। ये रहेगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। चलिए लिखेंगे हम लोग इसका IUPAC नेम। अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखने का है, सबसे पहले लिगेंड का नाम। आधे लोग बोलेंगे थोड़ी देर पहले तो काउंटर आयन लिखा था, बट यहाँ पे काउंटर आयन है क्या? नहीं है, ये है हेक्सासाइनो। आधे लोग बोलेंगे हेक्सासाइनो क्यों आया, तो देखो इधर साइनाइड लिगेंड है, पहले लिगेंड का नाम आता है। 6 है तो हेक्सा है, 6 मतलब ऑक्टा होता है, पर ज्योमेट्री के केस में और सॉलिड स्टेट में IUPAC नेम में हेक्सा ही लिखने का। उसके बाद में यहाँ पे है आपका आयरन। आधे लोग सोचेंगे मैम यहाँ पे फरेट लिखा जाए या आयरन लिखा जाए, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फरेट। क्यों? तो देखो इधर इसके ऊपर चार्ज कैसा है नेगेटिव। जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो मेटल के लास्ट में क्या लगाते हैं 8 लगाते हैं, इसलिए क्या लगाया 8। फरेट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, कितना है 2। कभी भी ऐसा 2 नहीं लिख सकते, रोमन 2। यहाँ पे आयन आएगा, क्योंकि क्या यहाँ पे कोई काउंटर आयन है नहीं। अगर रहता था तो आयन नहीं आता था, यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन नहीं है, इसलिए आयन डालेंगे। अगर रहेगा तो क्यों डालेंगे, नहीं रहेगा तो डालना पड़ेगा। समझा या नहीं? इतना तो समझ गया। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये -4 को लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसी गलती मत करना, निकालने का कोई और भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है यही आएगा। लो स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे, अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 2 मार्क्स ईच। देखो ये है ना, ये क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर को मैंने नहीं लिया है, तो कंसेप्ट हो सकता है कि आपके और कोई वीडियोस ने क्लियर किए होंगे, बट जितने मैं चाहती थी शायद उतने नहीं हुए होंगे। लेकिन क्वेश्चन बैंक के थ्रू आई विल गारंटी you would be able to solve most of the questions. Approximately you will be able to solve I think 85 to 90% of the questions from this particular chapter after this question bank solution video watching. ठीक है, चलिए देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि है टाइप 1 के विच कैरीज 2 मार्क्स फॉर यू। अब नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को ही हम लोग टाइप 1 के मार्क्स दे रहे हैं, टाइप 1, और ये है आपके 2 मार्क्स के, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको बोल रखा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और सेकेंड है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। खुद ही सोचो, होमो मतलब क्या होता है सेम, मतलब मेटल के आजू बाजू में जो भी लिगेंड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एक जैसे सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि नाम ही है होमो, और होमो मतलब क्या होता है सेम। अगर मैं बोल रही हूँ मेटल के आजू बाजू में अलग अलग लिगेंड आ गए, सपोज ये लिगेंड कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, तो एक का नाम है होमो। होमो मतलब होता है सेम टाइप ऑफ लिगेंड, और हेटेरो मतलब क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। तो सिंपल सी बात, अगर मेटल के आजू बाजू में आ गए सेम लिगेंड तो नाम क्या रहेगा, होमोलैप्टिक। आधे लोग बोलेंगे होमो तो समझ गया मैम, ये लैप्टिक क्या है बताइए ज़रा। तो सुनो ना, लिगेंड का भी स्पेलिंग होता है एल से चालू, लैप्टिक का भी स्पेलिंग होता है एल से चालू। होमो मतलब होता है सेम, तो लिगेंड कैसे रहेंगे सेम। लैप्टिक मतलब लिगेंड कैसे याद रहेगा, लैप्टिक में भी आता है एल, लिगेंड में भी आता है एल। ठीक है, फिर है हेटेरो। हेटेरो मतलब क्या रहेगा, डिफरेंट। लैप्टिक मतलब क्या रहेगा, लिगेंड। होमो मतलब डिफरेंट, लैप्टिक मतलब लिगेंड। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ फर्नेस थ्योरी। तो देखो आप क्या बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की वैलेंसी होती है। अब आप लोग बोलेंगे थोड़ा बताओ तो सही कैसे लिखेंगे, तो देखो ना नोट्स में एकदम सिस्टमैटिकली दे रखा है, पॉइंट वाइज सब जुगाड़ कर दिया है आपके लिए। अब बोला गया राइट द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ फर्नेस थ्योरी, तो याद रखना है कि फर्नेस थ्योरी में 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो रहती है वो आयोनाइजेबल रहती है, मतलब वो आयोनाइज हो जाती है, और जो भी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी रहती है वो आयोनाइज नहीं हो पाती है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो समझाओ कि ये क्या होता है, बताती हूँ, थोड़ा सा रुको।
फिर आपको बोला गया है प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाई जनरली की जाती है बाय द अनायंस, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई अनायंस भी करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड भी करते हैं। अब थोड़ा सा इधर देख लो, मैं सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको एकदम की वर्ड बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये है मेटल, ये है आपके लिगेंड और बाहर में कुछ आयंस है, ठीक है। ये है आपके लिगेंड, ये एन टाइम्स रहते हैं, यहाँ पे कुछ काउंटर आयंस है। ये जो लिगेंड है ना, ये वाले लिगेंड, इस टाइप की वैलेंसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये वाले जो काउंटर आयंस है, काउंटर आयंस, काउंटर आयंस मतलब ये क्या होता है, बाहर के आयंस, बाहर के जो आयंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। अब आप लोग मुझे खुद ही बताओ, ये एक शेल के अंदर में है, तो ये कैसा है, ये शेल के अंदर में प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, तो क्या ये आयोनाइज होंगे क्या, सोच के बताना ज़रा। अगर इसके बाहर में शेल है, ठीक है, शेल इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू देम, शेल के वजह से ये कैसा है, सुरक्षित है, ये प्रोटेक्टेड है, तो क्या ये आयोनाइज होगा, नहीं होगा। इसीलिए तो बोला गया है ना, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। अब यहाँ पे देखो, ये तो बाहर है, शेल के बाहर है, काउंटर आयन है, बाहर के आयन है, इसको प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है। ये कैसे रहेंगे, ये आयोनाइजेबल रहेंगे। अरे यार, ये तो बाहर है ना, आयोनाइज हो सकते हैं ना, प्राइमरी वैलेंसी है ना, ये तो अंदर है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, शेल के अंदर में है, सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, क्या ये आयोनाइज होंगे, नहीं। इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी कैसी रहती है, नॉन आयोनाइजेबल। देख लेना, कंसेप्ट समझा दिया है, कंसेप्ट समझा दिया। नेक्स्ट आपको बोला गया है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड। चलो लिखेंगे हम लोग बाइडेंटेड और एम्बिडेंटेड लिगेंड का वन एग्जाम्पल। थर्ड वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। अगर मैं बात कर रही हूँ बाइडेंटेड लिगेंड की, तो बाइडेंटेड लिगेंड में देखो मैंने क्या जाना, बाइडेंटेड बोला गया है। बाइडेंटेड मतलब इसमें डोनर आइटम कितने रहेंगे, डोनर आइटम रहेंगे 2। आधे लोग सोचेंगे ये क्या चल रहा है, थोड़ा बताओ ना मैम, सुनो ना। डेंटेड, डेंटेड में भी आता है डी, डोनर में भी आता है डी, मतलब डेंटेड मतलब क्या रहेगा, दांत मत बोलना, डोनर आइटम बोलने का। बाई मतलब क्या होता है, ये वाला बाई बाई नहीं, बाई मतलब 2 होता है, तो ये हो गए 2 डोनर आइटम्स, तो इसका एग्जाम्पल है ये वाला। आधे लोग बोलेंगे ये तो समझ गए, ये इसका एग्जाम्पल है, ये भी समझ गया कि बाइडेंटेड मतलब 2 डोनर आइटम होते हैं। बाई मतलब बाई बाई नहीं, 2। डेंटेड मतलब टीथ नहीं, डोनर, डी फॉर डेंटेड, डी फॉर डोनर। अब आधे लोग बोलेंगे ये क्या किया ड्रॉ, तो सुनो ना, ये है एक डोनर आइटम, ये है दूसरा डोनर आइटम, कितने हुए, 1 + 1 2, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड ज़रा देखना इधर। अगर मैं बात करती हूँ एम्बिडेंटेड लिगेंड की, जब भी बताया था कि मेरे पास 2 हाथ है, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड से भी खाना खा सकती हूँ, राइट हैंड से भी खाना खा सकती हूँ, लेफ़्ट से भी खाना खा सकती हूँ, राइट से भी खाना खा सकती हूँ। ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो देखना ज़रा, यहाँ पे मुझे बताने का है। अगर मैंने लिया है नाइट्रो लिगेंड को, तो नाइट्रो लिगेंड में 2 चीज़ें पॉसिबल है। पहली चीज़ जो पॉसिबल है वो ये है कि ये ऐसे भी मेटल से बॉन्ड बना सकता है। दूसरी चीज़ जो पॉसिबल है वो ये है, पहले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग किया है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ किया, बट है तो दोनों के दोनों नाइट्रो ही ना, समझाया नहीं। कभी लेफ्ट हैंड से खाना खाया, कभी राइट हैंड से खाना खाया, है तो दोनों मेरे हाथ ना, क्या बोलेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब देखेंगे नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। चलिए देखेंगे इसको क्या बोल रहा है ये। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिर्फ सुन लो। डबल सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जो पूरी तरह से पानी के अंदर टूट जाता है, पूरी तरह से पानी में डालना, पूरे उसके चूरा हो जाता है, पूरे उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। मतलब लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वहाँ पे से वो एक ही आयन को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, एक ही आयन से टूटता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। चलिए ठीक है, आई होप ये आपको समझ जाएगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, मुझे पता है नहीं समझा है, ध्यान से देखना ज़रा, एक बार ध्यान से देख लो बस। सपोज अगर मैं बात करूँ इसकी, मेटल X Y Z, ये है आपका डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट को जब भी पानी में डालेंगे तो पूरा टूट जाएगा। तो देखो मेटल
प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टूट गया पूरा, ये हुआ डबल सॉल्ट। बट अगर मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, मेटल लिगेंड एक्स एन और ये है आपका एक्स, जब इसको पानी में डालेंगे ना तो ये सिर्फ वैसे टूटेगा, मेटल लिगेंड एन और ये है आपका एक्स। आधे लोग बोलेंगे ये क्या हुआ मैम, तो सुनो ना, अभी बताया था ये कैसा है, ये एक शेल के जैसा है, स्पीयर है, शेल है। शेल में अंदर वाली चीज़ कैसे रहती है, सुरक्षित, प्रोटेक्टेड। क्या ये टूटेगी, नहीं, इसलिए ये नहीं टूटा क्योंकि इसके आजू बाजू में एक प्रोटेक्शन है, शेल है। लेकिन ये बाहर वाले टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। अभी देखा था ना 1s3 में आयोनाइज हो गए। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो डबल सॉल्ट मतलब क्या रहेगा, जो पूरी तरह से पानी डालने के बाद टूट जाएंगे, पूरे टूट गए। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही आयन टूटता है, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं टूटता। आप समझ गया। हैप्पी एवरीवन, योर हैप्पीनेस मैटर्स अ लॉट टू मी एंड कमेंट्स ऑल्सो। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5th वाले क्वेश्चन को, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। आप सबको पता है कि जिसमें इंटरचेंज हो जाता है लिगेंड्स का, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। एक बार देख लो फटाक से। सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5th वाले का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सपोज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पे मैंने लिया है एक एग्जाम्पल, हम लोग ले रहे हैं CONH3 6 टाइम्स, CrCN 6 टाइम्स। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, COCN 6 टाइम्स, CrNH3 6 टाइम्स। कुछ ऑब्जर्व किया क्या, हाँ किया ना, देखो ज़रा यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ये वाला साइनाइड यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला अमोनिया यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। लिगेंड का इंटरचेंज हुआ है ना, लिगेंड का इंटरचेंज हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से। लिगेंड का इंटरचेंज हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से। ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, लिगेंड का इंटरचेंज हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से। इसलिए ऐसे आइसोमेरिज्म का नाम क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। समझा या नहीं। लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, ये वाला साइनाइड यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला अमोनिया यहाँ से आ गया, लिगेंड का इंटरचेंज हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और अंदर से। इसलिए ऐसे इसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कंसेप्ट समझा दे रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड आइसोमर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इसलिए समझा रही हूँ, ये 101% पेपर में आएगा। बता दूंगी कौन से आएंगे। अब हाइड्रेटेड आइसोमर है, आधे लोग बोलेंगे मैम ये हाइड्रेटेड क्या है, मुझे कैसे याद रहेगा। क्या सबको इतना पता है कि हाइड्रेटेड का मतलब हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन का ही मतलब क्या होता है, पानी होता है। हाइड्रेशन का ही मतलब वाटर होता है, मतलब ही पानी होता है। तो कोई भी कंपाउंड में अगर आपको पानी दिख जाए, तो ऐसे केस में आप लोग ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, पानी आइसोमर मत बोलना, हाइड्रेटेड आइसोमर बोलना। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो समझाओ यहाँ पे हुआ क्या, उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। पानी दिख गया ना, बस काम ख़त्म। क्या रहेगा, हाइड्रेटेड आइसोमर। यहाँ पे लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बाहर से, क्या नाम रहेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देखेंगे राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज 6th क्वेश्चन। इसका मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। प्लैटिनम जो होता है, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। और एस्टिमेशन द हार्डनेस ऑफ वाटर, जैसे किसी किसी घर में देखो पानी जो आता है वो बहुत हार्ड रहता है, और किसी किसी के घर में पानी बहुत सॉफ्ट रहता है, तो उसको भी हम लोग ये करने के लिए ADTA का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए मूव करेंगे टू द नेक्स्ट सेशन विच यू ऑल आर वेटिंग फॉर, दैट इज़ योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विच कैरीज 3 मार्क्स एंड विच बिलोंग्स टू टाइप 2 सेक्शन। चलिए देखेंगे, लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखें, मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखो। मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे जो आपको करके जाना है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड विथ एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। आपको क्लासिफिकेशन लिखने का है विथ एग्जाम्पल ऑफ 1 टाइप, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड, इसका नाम ही है मोनोडेंटेड। मोनो मतलब क्या होता है, एक, और डेंटेड मतलब क्या होता है, डोनर एटम, तो एक डोनर एटम रहेगा। पॉलीडेंटेड में क्या रहेगा, एक से ज़्यादा डोनर एटम। बाईडेंटेड अगर आ जाए तो डेंटेड मतलब होते हैं डोनर एटम, और बाई मतलब कितने रहते हैं, 2, ठीक है। अगर आ जाए हेक्साडेंटेड,
हेक्सा डेंटेट मतलब ही क्या रहेगा, हेक्सा मतलब रहता है 6 और डेंटेट मतलब क्या रहते हैं, डोनर एटम्स। एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट में क्या रहेगा, अलग अलग एटम अलग अलग इससे अटैच रहेंगे, बताया था ना। एक लिगेंड है, जैसे अंकिता है, 2 हाथ है, राइट हैंड राइट लेफ्ट हैंड, मेरी मर्जी, मैं खाना राइट हैंड से भी खा सकती हूँ, मैं खाना लेफ्ट हैंड से भी खा सकती हूँ, हाथ तो दोनों मेरे ही है ना, क्या नाम रहेगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड। याद कैसे रहेगा, ए फॉर एम्बी, ए फॉर अंकिता, याद कर लो। चलिए देखेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर और हाइड्रेटेड आइसोमर। अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर और हाइड्रेटेड आइसोमर अभी थोड़ी देर पहले आया था, पता है ना, बताया था मैंने, एक लिगेंड यहाँ से यहाँ गया, एक लिगेंड यहाँ से यहाँ गया, लिगेंड का एक्सचेंज हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आजू बाजू में, क्या नाम रहेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। हाइड्रेटेड में क्या रहता है, पानी रहता है, पानी दिख गया, हाइड्रेटेड आइसोमर। बट एक और बात याद रखो, एक और बात, क्वेश्चन बैंक में हाइड्रेटेड आइसोमर आया है, एग्जाम यार पता है क्या चालाकी करेगा, बोर्ड के पेपर में हाइड्रेटेड वर्ड दिखेगा ही नहीं, हाइड्रेटेड के जगह पे आएगा सॉल्वेटेड आइसोमर। आधे लोग तो उनको हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म का डेफिनेशन आएगा, वो बोलेंगे, अगर मैंने बोला चलो बच्चा बता हाइड्रेटेड आइसोमर, फटाफट वो शुरू हो जाएगा, द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल वाटर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड आइसोमर, वो सब बता देगा। बट अगर मैंने ये पूछा व्हाट इज सॉल्वेटेड, तब उसको आएगा ही नहीं, क्योंकि यही नहीं पता ना, ईना का नाम मीना भी होता है, मीना का नाम डेगा भी होता है, अगर यही नहीं पता तो क्या मतलब उनकी कहानी पढ़ के। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म को ही सॉल्वेटेड भी बोलते हैं। ये तो इसमें आया है क्वेश्चन बैंक में, पेपर में लिख के देती हूँ सॉल्वेटेड आएगा, याद रखना यार, प्लीज़ यार याद रखना। चलिए डबल से आया था ये क्वेश्चन, पेपर में आने के चांसेस है। अब आपको बोला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सीस आइसोमर, बोला गया है सीस आइसोमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, चलो करेंगे। तो यहाँ पे आपको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ना, वो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये वाला, CONH3 4 टाइम्स, Cl2 बाहर दे रखा है +1, ठीक है। और आपको बोला गया है कि इसका सीस आइसोमर का ड्रॉ करो। थोड़ा सा इधर देख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आपको चैप्टर नहीं आता है। तो आपके आइसोमर 2 टाइप के होते हैं मेजर। आधे लोग बोलेंगे मैम और भी तो होते हैं, वो भी तो बताओ। स्टेट बोर्ड में फ़िलहाल 2 की नीड है, बाकी एंट्रेंस JEE नीट में लगता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा रहता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ऑप्टिकल के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी का ही मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। डी मतलब ही प्लस होता है, एल मतलब ही माइनस भी होता है। अब यहाँ पे सी से सी सो मतलब क्या होता है, सेम साइड, लिगेंड ऑन सेम साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिगेंड ऑन सेम साइड। आधे लोग बोलेंगे मैम ये कैसे याद रहेगा कि लिगेंड ऑन सेम साइड, तो सुनो ना, सी सो ऐसे नहीं बोलना, सिस कैसे बोलोगे, सी सो, क्या बोलोगे, सी सो मतलब क्या होता है, सेम साइड। अगर एक में है साइड सेम, तो एक में साइड क्या रहेगा, अपोजिट। याद रहेगा, यस और नो। सी सो मतलब क्या होता है, सेम साइड, और ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। चलिए अब ड्रॉ करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, पहले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए करते इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने गई तो यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पे कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको उसने बोला है सिस फॉर्म ड्रॉ करो, सी सो मतलब क्या होता है, सेम साइड। यहाँ पे टोटल आपको 6 ड्रॉ करने के। हमेशा इलेक्ट्रॉन लिगेंड मेटल को देता है, इसलिए चार्ज ऐसा आता है। हमेशा एरो का डायरेक्शन यही रखने का, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कैसे भी एरो निकाल रहे, क्योंकि आप साइंटिस्ट तो ऐसा नहीं चलता। केमिस्ट्री आपके हिसाब से नहीं चलेगी, हमको केमिस्ट्री के हिसाब से चलना है, इसीलिए लिगेंड का एरो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है अमोनिया, ड्रॉ कर लो अमोनिया को। यहाँ पे किया Cl को ड्रॉ। आधे लोग बोलेंगे क्यों मैम ऐसा क्यों किया, ये मैं अमोनिया को यहाँ पे रख के ये Cl यहाँ भी तो रख सकता हूँ। देखो ना, ये दोनों Cl कैसे साइड में आए, सेम साइड में।
मुझे सिस ड्रॉ करने के लिए बोला या ट्रांस सिस, सी सो मतलब होता है सेम साइड, इसलिए ये दोनों कैसे है सेम साइड। गॉट द पॉइंट, यू विल गेट 1 मार्क हियर। चलिए देखेंगे, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द EN एंड गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताना है उन सारे के सारे टर्म्स का जो कि इसके अंदर में इन्वॉल्व है। चलिए देखेंगे इसको, लो इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देख रहे हैं इस थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन में फिर से EN आया। अभी EN कितने बार आया, 4th टाइम आया, 4th टाइम आया। अभी तो पूरा क्वेश्चन बैंक होने का ही है और 2-3 बार आने वाला है यार। ये क्वेश्चन करके जाना, 2 मार्क पूरे पक्के हो जाएंगे, 2 से 3 मार्क। लिख के देती हूँ मैं। लास्ट 15 ईयर्स में हर साल आया है, क्वेश्चन बैंक में 6-7 बार आया है। अब आप ही बताओ यार, इंपॉर्टेंट है या नहीं है कि नहीं है ना, मैंने कहा है। चलिए देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो उसने आपको EN का फॉर्मूला बताया, पूछो बताओ क्या होता है EN का फॉर्मूला। एटॉमिक नंबर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, दिस इज़ योर अंकिताज फॉर्मूला। हम लोग बुक का फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहे, ये फॉर्मूला मैंने डिज़ाइन किया एंट्रेंस के लिए, और बुक्स में भी है, बड़े बड़े बुक्स में है, ठीक है। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, यही याद रखने का। बुक के फॉर्मूले से गए तो नहीं निकाल पाऊंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, आपको मैंने कुछ बताया था कि जब भी हम लोगों को, आधे लोग बोलेंगे मैम इसमें कैलकुलेशन थोड़ी पूछा है, सिग्निफिकेंस पूछा है। कैलकुलेशन मतलब ही सिग्निफिकेंस होता है, वही कैलकुलेट नहीं करोगे तो सिग्निफाई क्या करोगे, ठीक है। चलिए देखना ज़रा ध्यान से। कुछ बताया था, कुछ भी निकालना हो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना हो, चाहे ENA निकालना हो, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, चाहे IUPAC नेम निकालना हो, निकालना क्या पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, x प्लस 6 इंटू साइनड मतलब -1 इक्वल्स टू -3, x माइनस 6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3, -6 इधर जाएगा तो +6, x इक्वल्स टू +3। ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। अब आपको निकालने का है EN का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर पेपर में दिया जाएगा, ये होता है 26, ठीक है। प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कितना है 3। आधे लोग पता है क्या करते, इसको लिखते हैं यहाँ पे। कुछ केसेस में वो अगर लकी रहे तो ये आ जाता है, बट हर जगह पे ये नहीं आता, हर जगह पे ये नहीं आता, इसलिए हमेशा निकालने का, नहीं तो पेपर में गड़बड़ी हो जाएगा। 26 प्लस 12 माइनस 3, 26 प्लस 9 कितना हो जाएगा 35। आपके EN का वैल्यू कितना आएगा 35। सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म्स पूछा गया, बता दो। ये एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। लो स्क्रीनशॉट लो। 3 मार्क ऐसे नहीं मिलने वाले, पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को, 4th वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अब तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा मैम इसके बाद में तो ऑर्गेनिक आने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तो आएगा ना, तो टेंशन मत लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता भी है ना, भले मैंने आपको ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है, बट अगर क्वेश्चन बैंक भी मेरा कर लिया ना ऑर्गेनिक का, पेपर में ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन करते आएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। एकदम टोकड़ी तोड़ी से ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगी। अभी तक जितना भी पढ़ा है वो तो कुछ भी नहीं था, ऑर्गेनिक तो एकदम खतरनाक लेवल का अपना चलेगा, एकदम बेस्ट तरीके से। माय फेवरेट इज़ ऑर्गेनिक, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ऑर्गेनिक इज़ माय फेवरेट पार्ट। 4th क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। 4th वाला क्वेश्चन में आपको बोल रखा है NiCN 4 टाइम्स 2-। आधे लोग सोचेंगे मैम IUPAC नेम निकालने का है, जल्दी से करो, बट पता होना चाहिए जब बाँस ही नहीं रहेगा तो बाँसुरी कहाँ से बजेगी। EN निकालना हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, IUPAC नंबर निकालना हो, नेम निकालना हो, चार्ज निकालना हो, क्या निकालना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। सबसे पहले लिखेंगे NiCN 4 टाइम्स 2-, इसको रखेंगे x प्लस ये कितना है 4, साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है -1 इक्वल्स टू -2। यार देखो जिसको ये सब चार्जेस वार्जेस नहीं आते ना, एक महीने के लिए इतना याद कर लो कि साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज रहता है। कैसे, HCN से जब साइनाइड को बनाते हो तो कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक, इसलिए चार्ज कितना आएगा 1-, ठीक है। तो x - 4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2, जब -4 इधर से इधर जाएगा तो +4, x इक्वल्स टू +2। ये रहेगा आपका
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है, निकल जो कि मेटल। अब मुझे लिखने का है IUPAC नेम, तो देखो हम लोग IUPAC नेम कैसे लिखेंगे इसका। अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो हम लोग देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे साइनाइड है, पहले लिगेंड का नाम आता है टेट्रासाइनो। आधे लोग बोलेंगे मैम काउंटर आयन का भी तो लिखो, बट रहेगा तभी लिखेंगे ना, टेट्रासाइनो। ये क्या है, ये है निकेल। आधे लोग बोलेंगे मैम ये निकेल आएगा या निकेल 8 आएगा, तो निकेल 8 आएगा। क्यों 8 आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो मेटल की स्पेलिंग में 80 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 2। क्या 2 ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, हमेशा रोमन नंबर में। अब देखना ज़रा ध्यान से, क्या यहाँ पे काउंटर आयन है, नहीं है। अगर काउंटर आयन नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पे आयन को लिखेंगे। चलिए लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट सेक्शन है। तो इसी क्वेश्चन में आपके नेक्स्ट वाले सेक्शन में आपको बोला गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालो इसके, PT NH3 वाटर Cl2। इसका बोला गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालो। आप सबको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टोटल 2 टाइप होते हैं, अभी लिखा के दिया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। पहला होता है सीस आइसोमर और सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है आपका ट्रांस आइसोमर, ठीक है, पता है ना सबको। आप सबको पता है सी सो मतलब क्या होता है, सेम साइड। ट्रांस, सेम का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट साइड, ठीक है। सी सो सेम। अब ज़रा यहाँ देखना, अगर हम बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, देखो ज़रा, हमेशा ये एरो ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कैसा भी एरो निकाल दिया। क्या आपको केमिस्ट्री के हिसाब से चलना है, केमिस्ट्री आपके हिसाब से नहीं चलेगी। एरो हमेशा ऐसे ही निकालने का, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन लिगेंड मेटल को देते, मेटल थोड़ी देते। देखो ज़रा ध्यान से, अब आपको बोला गया अमोनिया, पानी और Cl2। यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया, पानी, Cl2। यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया, पानी, Cl2। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये क्या हो गया, ये तो सेम ही है। देखो ज़रा, यहाँ पे दोनों के दोनों Cl कैसे साइड में है, सेम साइड में, इसीलिए नाम भी क्या है, सी स। अब आप लोग बोलेंगे इसको भी तो देखो ना, ये तो डिफरेंट है। भाई ऐसे जज नहीं करते, एक भी साइड अगर सेम हो गया ना बहुत है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ये भी दोनों सेम, ये भी दोनों सेम, ऐसा कुछ नहीं चलता है। एक साइड भी अगर सेम रहा तो अपन बोल सकते हैं कि वो सीस आइसोमर है। यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों अपोजिट साइड में है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है। ये दोनों अपोजिट साइड में है, एक इधर में है, एक इधर में है। अगर अपोजिट साइड में आ जाए तो ऐसे आइसोमर्स को आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांस। ये दोनों सेम साइड में, अगर साइड है सेम मतलब ही क्या होता है, सिस, नाम क्या रहेगा, सिस आइसोमर। यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांस, क्योंकि अपोजिट में है। समझा या नहीं। ये इतने से स्ट्रक्चर के 2-2 मार्क मिलते हैं। अब बताओ यार, दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्टडी करना है। लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपका है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको बोला गया है CO NH3 4 टाइम्स Cl2+1। इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के 2 टाइप रहेंगे, एक रहेगा सिस और एक रहेगा ट्रांस। देखना ज़रा यहाँ पे कैसे क्या होने वाला है। देखो, एक तरफ सेंटर में ड्रॉ किया CO को, टोटल 6 है, 6 लाइन्स। एरो कैसे निकालेंगे, हमेशा ऐसे, बताया था ना, ऐसे निकालने का एरो। देखना ज़रा ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, अमोनिया है 4 टाइम्स, तो अमोनिया को 4 टाइम्स लिख देंगे। Cl है 2 टाइम्स, Cl को 2 टाइम लिख दिया। इसको ड्रॉ कर लिया अच्छे से, ये है 1+। यहाँ पे अमोनिया कितने टाइम है, 4 टाइम, अमोनिया को 4 टाइम लिख देंगे। आधे लोग सोचेंगे मैम ये तो सेम ही कर क्या रहे, बताओ ना थोड़ा सा। तो देखो ना, Cl कितने टाइम है, 2 टाइम्स। इसको भी अच्छे से कर लेंगे, सजा देंगे इसको अच्छे से, स्टेज वगैरह लगा के एकदम गुलदस्ते के साथ। अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ये दोनों Cl सेम साइड में आए, सेम। सीस मतलब क्या होता है, सीसो, सेम साइड आ गए। यहाँ पे ये Cl है ऊपर, ये Cl है नीचे। ये साइड कैसा है, ये साइड अपोजिट है,
एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक है ऊपर एक है नीचे, साइड कैसा है, अपोजिट है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, ट्रांस आइसोमर। ये दोनों सेम साइड में, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, सिस आइसोमर। गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, 5th वाले क्वेश्चन को। डिफाइन द लिगेंड। कि लिगेंड क्या होता है आप सबको पता है कि जो भी चीज़ मेटल को सराउंड करती है उसको लिगेंड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ NiCN4 2-। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ रखी है NiCN4 2- की। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन, लिगेंड का डेफिनेशन सबको डिफाइन करते आ जाएगा। NiCN4 2- का आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोल रहा है। उससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ, जो भी लोग मेरे क्वेश्चन बैंक को देखेंगे आपको सिर्फ मिनिमम मुझे 20 आवर्स देना है। क्वेश्चन बैंक टोटल 16 चैप्टर्स पर है, एक चैप्टर का 1 या 1.5 घंटे का है, मैक्स कोई बस 2 घंटे के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपको 20 आवर्स देना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। मैं आपके सिर्फ 20 आवर्स ले रही हूँ, मतलब मैंने एक दिन भी नहीं लिया अगर देखा जाए तो। अगर आप लोग मुझे 20 आवर्स दे देते हो अपने, तो यहाँ से आपको 85% मार्क्स केमिस्ट्री में मिल सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि पेपर जो है ना, कुछ भी बोलो यार, क्वेश्चन बैंक से आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं है चैप्टर से। केमिस्ट्री में जितने बनते थे सब आ गए, अब उनके पास और नहीं थे, इससे उसी को बार बार डबल दे रहे थे, है ना। तो 80 नहीं तो 85 नहीं तो कम से कम 80% तो भी आएगा ही आएगा केमिस्ट्री में, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन उन 80% में देखो क्या रहेगा, डिक्टो नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल का डेटा चेंज होकर आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, डेटा चेंज होगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न डिफरेंट रहेगा। जैसे हाइड्रेटेड को बताया ना, सॉल्वेटेड पूछा गए, उस टाइप का चेंज होगा। बस मुझे 20 आवर्स दे दो अपने, मैं तुम्हारे 80% मार्क्स केमिस्ट्री के फिट कर देती हूँ। डन। एक रिवीजन हो रहा है अपना। चलो देखेंगे इसको। गेट बैक टू आवर वर्क्स नाउ, लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क। ठीक है, देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ इसकी। सबसे पहले मैंने बताया था, अगर पास ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी। मतलब आपको कोई भी चीज़ करना हो, चाहे IUPAC हो, चाहे EAN हो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे चार्ज ऑन मेटल हो, निकालना क्या पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। चलो निकालेंगे। NiCN4 × 2-। कैसे निकालेंगे ज़रा देखो इधर, ये है X +4 × साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज रहता है, -1। याद रख लो यार, इस चैप्टर में साइनाइड ही दिखने वाला है। इक्वल्स टू -2, x -4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2, -4 इधर जाएगा तो +4, x इक्वल्स टू +2। ये रहता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। समझा या नहीं? चलो ये तो हो गया। फिर अब मुझे देखने का है निकल का। अगर मैं बात करती हूँ निकल की, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या होगा। अगर मैं बात करूँगी निकल की, तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d8 4s2। आधे लोग सोचेंगे मैम ये तो समझ गए, ये कैसे आया। देखो रे देखो, इधर बताया था पहला नंबर हमेशा एस में जाता है, तो यहाँ पे है 28, इसलिए ये जो 2 है ये एस में जाएगा। फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे 8 है, ये वाला 8 इसमें जाएगा। मतलब ऑब्जर्व क्या किया, निकल का एटॉमिक नंबर है 28। जिसको ये भी नहीं आता ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने एक टेबल बनाया है, बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक वीडियो है बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल का, सारे के सारे वहाँ पे जाओ और देख लो। उसमें मैंने ट्रिक पढ़ाई है कि किस तरीके से हम लोग एटॉमिक नंबर को याद रखने का भी ट्रिक बताया है, और किस तरीके से एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। ये वीडियो मुझे लगता है हार्डली 1 घंटे का होगा, या तो आधे घंटे का ही है आई थिंक। जाके देखो एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसको वो भी नहीं आता, इधर देखो क्या करना है। ये वाला 2 एस में जाता है, ये वाला 8 इसमें गया डी में। ठीक है, अब मुझे क्या करने का है, निकल से बनाने का है निकल +2। आधे लोग बोलेंगे मैम निकल +2 क्यों बनाया, तो चलो देखो यहाँ पे चार्ज +2 आया इसलिए +2 बनाया। अगर आपको चार्ज +2 बनाने का है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को, तभी तो चार्ज +2 आएगा। 3d है 8, 4s है 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 0 बन गया। या एज इट इज़ 2 को निकालना था, हो गया। चलो अब देखेंगे आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया। हम लोगों को इसको लिखने का है, इसको हम लोग लिखेंगे अच्छे से।
डी में कितने ब्लॉक्स आते हैं टोटल? 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। एस में कितने आते हैं? 1। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे तो 0 है। चलो फिर आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका साइनाइड है, साइनाइड एक कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग का ही मतलब क्या होता है? पावरफुल होता है। स्ट्रॉन्ग का ही मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का ही मतलब पावरफुल होता है। P फॉर पावरफुल, P फॉर पेयरिंग, पता है ना? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखोगे? देखो साइनाइड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग मतलब ही क्या होता है? पावरफुल। P फॉर पावरफुल, P फॉर पेयरिंग। आप लोग बोलोगे मैम मुझे कैसे याद रहेगा कि ये पेयरिंग होंगी? याद रखने का, स्ट्रॉन्ग मतलब ही पावरफुल, P फॉर पावरफुल, P फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होंगी। देखो रे देखो कैसी पेयरिंग होंगी इलेक्ट्रॉन की। देखो क्या होगा, ये वाला एज इट इज़ यहाँ पे है, ये भी एज इट इज़ यहाँ पे, ये भी एज इट इज़ यहाँ पे, ये वाला इसके अंदर चले जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया, ये वाला इसके अंदर चले गया, ये इस तरीके से हो गया, पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब आप लोगों को बोला है मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। मैंने कुछ बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है, जब भी इलेक्ट्रॉन सिंगल रहता है, मस्त बिंदास रहता है, कहीं पे भी घूम सकता है, फिर सकता है, लास्ट वाले क्लास में बताया था, याद है ना? तो वो कहीं पे भी घूम सकता है कि नहीं? क्योंकि वो बिंदास है, बेचारे इलेक्ट्रॉन की शादी नहीं हुई है। अगर कहीं पे भी ऐसा इलेक्ट्रॉन दिख जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, जोड़ी नहीं बनी है, शादी नहीं हुई है, बिंदास है, मस्त है, जहाँ घूमने जाए वहाँ घूमने जा सकता है, तो ऐसे केस में पैरामैग्नेटिक रहता है। लास्ट वाले क्लास में भी समझा के दिया था। बट अगर बेचारे इलेक्ट्रॉन की शादी हो जाए, सपोज ये इलेक्ट्रॉन था, इसकी शादी हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी जोड़ी फॉर्म हो गई, बेचारा फंस गया। अब तो ना ये कहीं पे घूम फिर सकता है, ना ही जा सकता है, बिंदास नहीं है। मतलब इस चीज़ को एकदम क्रिटिकल नहीं लेना है, लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो यहाँ पे ये क्या होगा, या ऐसे केस में डायमैग्नेटिक दिखाएगा, क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है बेचारे की, अब वो पेयर हो चुका है, बिंदास नहीं रहा, मस्ती नहीं कर सकता है, इसलिए वो कैसे नेचर का है? डायमैग्नेटिक। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शादीशुदा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग बन चुकी है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी फॉर्म हो चुकी है, इसलिए ये वाले कंपाउंड का नेचर कैसा रहेगा? डायमैग्नेटिक। आधे लोग इसको देख के बता देंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, अनपढ़ है। ऐसी गलती मत करना, 3 मार्क दे रहा है वो, इतने से आंसर पे 3 मार्क नहीं मिलने वाले, लिगेंड को अटैच करने के बाद बताना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 6th वाले क्वेश्चन को, शॉर्ट आंसर टाइप के, उसके बाद लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स, चलिए देख लेते हैं इसको क्या है ये। 6th वाले क्वेश्चन में बोला गया अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ज़रा देखना इधर, अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अनायनिक स्फीयर का कॉम्प्लेक्स का मतलब देखो क्या होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स के स्फीयर के ऊपर में, इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में चार्ज नेगेटिव आता है तो ऐसे टाइप के स्फीयर को अपन क्या बोलेंगे? अनायनिक स्फीयर। अभी तो अभी अनायनिक आए, आपको बोर्ड में अनायनिक नहीं आएगा, बोर्ड में कटायनिक आएगा। जो लोग रट्टा मार के जाएंगे फंसेंगे, क्योंकि उनको बस यही आएगा, वहाँ पे भी वही लिख के आएंगे वो। बट याद रखो ना, अनायन मतलब नेगेटिव रहेगा। अब कटायनिक स्फीयर है तो कटायनिक स्फीयर में क्या रहेगा? कौन सा चार्ज रहेगा? According to the principle of common sense, if there is a name anion, we will write negative charge. If there is a name cation, what we will write? Positive charge, क्योंकि नाम ही क्या है? कटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक में आए, पेपर में ये भी आ सकता है। अगर उसको चेंज करने का मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं सब बताऊंगी, कर लोगे? अब नेक्स्ट बोला गया कोऑर्डिनेशन नंबर। आप सबको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल। आधे लोग बोलेंगे डेफिनेशन तो बताओ कैसे लिखेंगे, देखो तो सही नोट्स में जाके, जो कि नीचे दे रखे हैं लिंक के, मतलब लिंक के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे मेरे हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जाके उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग फाइनली गाइस। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे बोली है, ऑप्टिकल आइसोमर्स को ड्रॉ करो, COEN 3 टाइम्स प्लस के। ऑप्टिकल आइसोमर्स को अपन लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। चलिए देखेंगे इसको। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये भी इसी का पार्ट है, उसके बाद में लॉन्ग आंसर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब आप सबको पता है कि एक होता है डी फॉर्म,
जिसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी और प्लस भी बोलते हैं, एक होता है एल फॉर्म जिसको हम लोग लीवो रोटेटरी और माइनस भी बोलते हैं। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स जो दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये वाला COEN 3 टाइम्स प्लस 3, ये कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है। देखो कैसे करेंगे, ये है आपका CO। आप सबको पता होना चाहिए कि EN जो होता है इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है। आपको मैंने देखो स्टार्टिंग में एक बताया था ऑक्सैलेटो मतलब C2O4, और ये बताया EN, ये दोनों कैसे लिगेंड है, बाइडेंटेड। पिक्चर में मूवी में ना सुना था ना, ये जो एक इंसान है ये 2 इंसान के बराबर है, मतलब बाइडेंटेड है। तो ऑक्सैलेटो मतलब है C2O4 एंड EN दैट इज योर रिस्पेक्टिव इथिलीन डायमीन, ये दोनों कैसे है, एक है बट 2 के बराबर है, बाइडेंटेड है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब देखो आधे लोग सोचेंगे ये क्या चल रहा है, तो देखो ना ये वाला है ना, ये मिरर है, ये वो मिरर है जिसमें सुबह जब आप लोग नहा के आते हो तो मुंह देखते हो, अपना फेस देखते हो, वो वाला मिरर है ये। सारे के सारे दिन में कम से कम मुझे लगता है 50 से 60 बार अपना फेस देखते हैं, मेकअप करते वक्त, ये सब करते वक्त। दिन में हम लोग एक्चुअली 50 से 60 टाइम सबसे ज़्यादा मिरर का यूज़ करते हैं, है ना। मिरर आई होप सबको पता होगा, मेकअप करते वक्त देखते हैं। तो ये है आपका मिरर जिसमें हम लोग रेगुलरली मेकअप करते हैं। अब अभी तक हम लोग अपने फेस का मेकअप करते आए हैं मिरर में। अब हम लोग आज के क्लास में इस पर्टिकुलर चैप्टर में किसका मेकअप करने वाले हैं, कंपाउंड का मेकअप करने वाले हैं। इस मिरर में अभी तक अपने फेस का मेकअप किया ना, अलग अलग आइटम्स लगाए इन द सेम फैशन अब हम लोग यहाँ पे इस कंपाउंड का मेकअप करेंगे। देखो मिरर में ये कंपाउंड कैसे दिखेगा, ज़रा देखो इधर। सपोज़ मेरा हाथ है ऐसा, तो मिरर में ये आपको ऐसा दिखेगा। देखो ध्यान से, सपोज़ मेरा हाथ ऐसा है तो मिरर में ऐसा दिखेगा। मतलब क्या ऑब्जर्व किया, ये वाला जो आपका थंब है, ये थंब इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब मिरर में हो क्या रहा है, मिरर में आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, ये वाला जो पार्ट है इसको आप ऐसे घुमा देते हो। मिरर में क्या होता है, ये वाले पार्ट को आप ऐसे घुमा देते हो, ये वाले मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा देंगे। देखो मिरर में क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को ऐसे घुमा देते हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को ऐसे घुमा देंगे, ये वाले पार्ट को ऐसे ऐसे। ठीक है, देखो क्या ये ऐसे होगा या नहीं होगा, ज़रा देखो और बताओ मुझे। आधे लोग सोचेंगे ये क्या हो गया, देखो रे देखो, ये दोनों पहले राइट साइड में थे, अब ये दोनों कौन से साइड में आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों आए, मिरर में होता क्या है, ये वाला घूम जाता है और राइट वाला जाता है लेफ्ट में, लेफ्ट वाला जाता है राइट में। समझाया नहीं, मिरर में क्या होता है, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। ये दोनों राइट में थे, लेफ्ट में आ गए, ये लेफ्ट में था, राइट में चले गया। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। किया क्या है, कंपाउंड का मेकअप। अभी तक फेस का किया था, अब कंपाउंड का कर लिया। किसके अंदर में, ऑफ कोर्स योर मिरर यार। चलिए गाइस, अब हम लोग फाइनली अप्रोच करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। आधे लोग सोचेंगे कितना बड़ा वीडियो जा रहा है, कितना बोरिंग मार रहा है, तो सुनो ना। सबसे पहली चीज़ ये है, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है ये तो पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं पढ़ेंगे तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। ये चैप्टर को इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे। ये चैप्टर कंसेप्चुअल है, 2 घंटे जाने दो ना। ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स दे के जाएगा, 6 to 7 मार्क्स। इसको बोलते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को, क्योंकि ऑर्गेनिक फंसा देता है पेपर में, वो याद नहीं आता, बट इनऑर्गेनिक हेल्प करता है, इसलिए बोल रही हूँ ध्यान दो। हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स के। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसको। आपको बोला गया राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, CO NH3 4 टाइम्स Cl2। यहाँ पे बोला गया है प्लस। आपको बोला गया है बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, X ये मेटल है, प्लस 4 इंटू अमोनिया कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं रहता है, नो चार्ज, प्लस 2
इंटू Cl के ऊपर कितना चार्ज रहता है पता होना चाहिए। HCl से Cl बनता है, कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक, चार्ज कितना आएगा 1 माइनस इक्वल्स टू, यहाँ पे चार्ज है +1 एज इट इज़ +1 लिखा, x + 0 - 2 इक्वल्स टू +1, x - 2 इक्वल्स टू +1, x - 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +2, x इक्वल्स टू +3। तो आपका यहाँ पे +3 आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट, ये आपका क्या होता है, मेटल है। नेक्स्ट आपको बोला गया कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो बता दो रे कितने लिगेंड है, टोटल लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड। आप सबको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर का ही मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड, समझा या नहीं। कितने लिगेंड है 4 + 2, कितने लिगेंड है 6, ठीक है। ये हुआ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इसके अंदर में EN निकालो। देखो अभी EN कितने बार आ रहा है पेपर में, 6th टाइम पेपर में EN आ रहा है, 6 से 5th टाइम। वो खुद बोल रहा है मैं 15 ईयर्स में हर साल आया हूँ। EN की तारीफ सुनो, मैं 15 ईयर्स में बोर्ड के हर साल आया हूँ, कभी 2 मार्क के लिए, कभी 3 मार्क के लिए। क्वेश्चन बैंक में तो 5-6 बार आया हूँ, इसका मतलब मैं तो आपके पेपर में आने वाला हूँ, करके जाना, 2-3 मार्क दे के जाऊँगा। कितनी अच्छी पोएम थी ये। चलिए देखेंगे हम लोग EN का कैलकुलेशन, देखते हैं EN का कैलकुलेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट, वैसे नोट्स में सब दे रखा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे EN। आपको बोला गया है EN को कैलकुलेट करो। EN का मतलब ही क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और उसने आपको कैलकुलेट करने बोला है FeCN6 4- कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। और EN का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर। सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर, उसी के बाद में क्या आता है +2 × नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसी में के बाद में क्या आता है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। पता है ना सबको, ऐसा ही होता है। हाँ बिल्कुल भाई ऐसे ही होता है, चलो याद रखो। अब मेरे को सबको पता है जब बाँस ही नहीं रहेगा तो बाँसुरी कहाँ से बजेगी, ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकालेंगे तो बाकी सब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को, FeCN6 4-, ज़रा देखो रे देखो यहाँ पर, ये है x +6 × साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना आता है -1 इक्वल्स टू कितना रहेगा -4, x - 6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4, -6 इधर जाएगा तो +6, x इक्वल्स टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कितना आया +2। आधे लोग इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, सेम आया कह रहे नहीं। चलो अब निकालेंगे EN। EN का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। कितना होता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम एटॉमिक नंबर का थोड़ा तो आइडिया दो, तो सुन लो, अगर आपको बोर्ड में पास करने का है तो बस इतना एटॉमिक नंबर रट्टा मार लो जितना मैंने बोला है, हो जाएगा काम ख़त्म। आयरन आ जाए तो एटॉमिक नंबर कितना बताएंगे 26, कोबाल्ट आ जाए तो एटॉमिक नंबर कितना बताएंगे 27, निकेल आ जाए तो एटॉमिक नंबर कितना बताएंगे 28। इसके बाहर का पेपर में क्वेश्चन आएगा भी नहीं है इनका, इतनी गारंटी देती हूँ। ये रट्टा मान लो यार, क्योंकि EN पेपर में आएगा। अब लफड़ा कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम जो हो रही है वो हो रही है आपके एटॉमिक नंबर में, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो एटॉमिक नंबर इतना याद कर लो, रट्टा मान लो, कर लो रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन का बेस्ट टाइमिंग सुनो क्या होता है, मॉर्निंग 4 to 7 इज़ द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग रट्टाफिकेशन। कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है रट्टा मानना है, मॉर्निंग 4 to 6 कर लो रट्टाफिकेशन, एक बार पढ़ने पर रट्टा हो जाता है। चलिए देखेंगे इसको, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26 +2 × नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ लिगेंड है 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। आधे लोग ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, बट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। 26 + 6 2 = 12 - 2, 26 + 12 - 2 कितना होता है 10। तो आपके EN का वैल्यू कितना आएगा 36, ठीक है। EN का वैल्यू कितना आएगा 36, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ पूछी गई, कैलकुलेट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। IUPAC नेम अपन को निकालने का इस कंपाउंड का। आधे लोग सोचेंगे मैम ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट ज़रा ये भी तो देखो ना, मार्क्स भी तो 4-4 है ना। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी तो ज़्यादा ही रहेंगे ना। चलिए देखेंगे इसको, IUPAC नेम को। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, जितना मैंने ये बोला है ना इसको रट्टा मान लो, EN हो जाएगा का EN। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका IUPAC नेम को। आपको बोल रखा है ZN NH3 4 टाइम्स प्लस। आधे लोग सोचेंगे इसका IUPAC निकालना है, याद करो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है,
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले तो, फिर ही तो IUPAC निकलेगा ना। ZnNH3 4 टाइम्स +2, देखो कैसे निकालेंगे, ये है X क्योंकि मेटल है, +4 इंटू, आपको सबको पता है कि अमोनिया एक कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं रहता है, 0, इक्वल्स टू कितना रहेगा, +2, x + 0 = +2, x का वैल्यू कितना आया, +2। ये x क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कौन सा है, Zn। आपको IUPAC नेम पूछा गया है, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कितना है, टेट्रा, 4 मतलब होता है टेट्रा। NH3 का मतलब ही हम लोग क्या लिखते हैं, अमीन, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए ई अमीन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है जिंक। अब आधे लोग सोचेंगे मैम यहाँ पे ACT नहीं आएगा क्या, 8 नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। जब चार्ज नेगेटिव रहता है तो 8 आता है, जब चार्ज पॉजिटिव रहता है तो 8 नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑक्सीडेशन नंबर, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, 2। ऐसे 2 लिखेंगे या ऐसे 2 लिखेंगे, कैसे 2 लिखेंगे, रोमन में। आधे लोग बोलेंगे मैम आयन आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या यहाँ पे काउंटर आयन है, नहीं है। अगर काउंटर आयन नहीं रहेगा तो यहाँ पे आयन आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला चीज़, लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, जो कि है एक्सप्लेन वाई कोबाल्ट NH3 6 टाइम्स +3 आयन इज लो स्पिन। और उसने आपको बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड राइट द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। मस्त तो क्वेश्चन है, टिक मार्क करो इसको, ये क्वेश्चन मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क करो इसको। अब सुनो मैं क्या बता रही हूँ, कहना जो मुझे यहाँ पे क्या क्या पढ़ के जाओगे, EN पढ़ के जाना। हर क्वेश्चन बैंक के चैप्टर के सॉल्यूशन में मैंने आपको बता दिया है कि कौन से चीज़ें आपको पढ़ के जाने की है, बताया ना, हमेशा बताया। EN आएगा पेपर में, एक आपको आएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, पे एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको रहेगा मैग्नेटिक बिहेवियर पर, कि मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब ही मैग्नेटिक नेचर कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक रहेगा या पैरामैग्नेटिक रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन जो आएगा वो रहेगा IUPAC नेम पर, ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको जो रहेगा वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन पर, एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना रहेगा, ज्योमेट्री निकालनी रहेंगी, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना रहेगा, मैग्नेटिक नेचर निकालना रहेगा, ठीक है, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने रहेंगे। इतना पोर्शन आपको करके जाना है। साथ ही साथ इसी में 2 डेफिनेशन देख लो, यहाँ पे आपको डेफिनेशन रहेगी स्पीयर, एनायनिक स्पीयर कॉम्प्लेक्स और कटायनिक स्पीयर कॉम्प्लेक्स की। अनायनिक स्पीयर कॉम्प्लेक्स और कटायनिक स्पीयर कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और चीज़ पूछी जाएगी, वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आ सकता है ये भी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। समझ गए इतना। EN कैलकुलेशन पे यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आएगा, और यहाँ से ये बाकी जो है ना, जो मैंने सर्कल नहीं किया वो सेफर साइड के लिए पढ़ के जाओ, बट यहाँ से क्वेश्चन मैं गारंटी दे रही हूँ मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट है। ये तीनों से एक क्वेश्चन आएगा, तीनों से, क्योंकि 6 मार्क या 7 मार्क मिलने वाले हैं, तो तीनों से एक आएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, इस टाइप का आएगा। बाकी ये जो है ये थोड़ा सा पढ़ के जाने का, लो स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि वाई CONH3 6 टाइम्स +3 आयन, CONH3 6 टाइम्स +3 आयन जो है वो लो स्पिन क्यों है। आपको ये वाली चीज़ पूछ रखी है कि ये लो स्पिन क्यों है। फिर आपको बोला गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन जो है ना 101% पेपर में आएगा। इसके जगह पे और कोई कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, ठीक है। देखो इधर क्या होगा, सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बिना काम नहीं होने वाला, ठीक है। लिखेंगे इसको CONH3 6 टाइम्स +3। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ये है X +6 इंटू अमोनिया कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, नो चार्ज, इक्वल्स टू +3।
x प्लस 0 इक्वल्स टू +3, x का वैल्यू कितना आएगा +3। और ये क्या होता है, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मतलब ये होता है आपके कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए ये तो हो गया। अब मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे आपको बोल रखा है कि बताओ कैसे क्या होगा सारी चीज़ें। तो देखना है कि यहाँ पे है अमोनिया, और अमोनिया मेटल के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ही क्या होता है, पावरफुल लिगेंड। पावरफुल लिगेंड का मतलब ही क्या होता है, P फॉर पावरफुल, P फॉर पेयरिंग, P फॉर पावरफुल, P फॉर पेयरिंग। चलो ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे आप लोगों ने क्या जाना, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, रट्टा मारने के लिए बताया था 3d4s। बाकी वो अपन को उसके पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं। आधे लोग बोलेंगे आर्गॉन भी तो लिखो ना, तो चलो यार लिख देते हैं, आर्गॉन भी अपन लोग लिख देते हैं, लिख दिया 3d4s। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है 2 वाला हमेशा काय में जाएगा, S में, जो 7 रहेगा वो इसमें जाएगा। चलो गया। अब आपको निकालना है CO3+ का। आधे लोग सोचेंगे मैम CO3+ का क्यों, मेरी मर्जी, मैं +1 +2 भी तो निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना आया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +3, इसलिए 3 निकाला। जब भी आपको इससे 3+ बनाने का है तो आपको यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि चार्ज कितना है +3। क्या आएगा, AR आएगा। ठीक है, 3D। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, यहाँ से 2 निकाले तो यहाँ पे 0 बचा, 3 निकालना था, 2 यहाँ से निकाले और 1 यहाँ से। समझा या नहीं, देखो 2 यहाँ से निकाले, यहाँ 0 आ गया, 7 में से 1 निकाला, 6 हो गया, 3 निकालने थे, निकाल लिया 3। अब इसको लिखेंगे, इसको आपको ऐसा लिखने का है 1 2 3 4 5, और ये है आपका S। P के भी 3 निकालना है तो 4P कितना है 0। देखो ज़रा ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे है 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप लोगों ने आगे क्या जाना, आगे यहाँ पे ये जाना आप लोगों ने कि आपका जो अमोनिया है ना, अमोनिया ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमेशा क्या होती है, पावरफुल लिगेंड। पावरफुल लिगेंड में हमेशा क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो देखो पेयरिंग मतलब कैसी पेयरिंग होंगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, और पेयरिंग के बाद क्या ये ऐसा कुछ दिखेगा, येस और नो। देखना ज़रा ध्यान से। आधे लोग सोचेंगे मैम ये कैसे आ गया, देखो इधर, ये पहले ऐसा था, चार्ज +3 है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, डन। अब ये हो गया, इसको 6 को ऐसे लिख दिया। अब आगे आधे लोग सोचेंगे मैम ये क्या कर रहे हो आप, ये भी तो सेम ही है ना। तो देखो एमोनिया कैसा लिगेंड है, मेटल के +3 के साथ में स्ट्रॉन्ग, स्टार्टिंग में बताया था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ही मतलब क्या होता है, पावरफुल लिगेंड। पावरफुल लिगेंड में P होता है, P फॉर क्या होता है, पेयरिंग। ये वाला इसके अंदर जाएगा, ये वाला इसके अंदर जाएगा, पेयरिंग हो गई, जोड़ी फॉर्म हो गई, इलेक्ट्रॉन की शादी हो गई। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या जाना, यहाँ पे आपको बोल रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खाली पीली है, क्या इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी शादी नहीं हुई है, क्या इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो अनपेड है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की शादी हो चुकी है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेचारे पेयर हो चुके हैं, बेचारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बन चुकी है। और जब भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बन जाती है, मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा रहता है, डायमैग्नेटिक नेचर। कौन सा रहता है, डायमैग्नेटिक। आधे लोग बोलेंगे ये तो पैरा है ना, इतने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको नहीं देखने का, पहले लिगेंड के साथ पेयरिंग तो करवाओ, लास्ट में बताने का। ऐसा नहीं कि इसको देख के बता दिया, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे फिर, 0। चलो नेक्स्ट आपको बोला गया ज्योमेट्री निकालो, पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग ज्योमेट्री निकालेंगे। ज्योमेट्री अपने ट्रिक से, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो वाली ट्रिक से अपन लोग ज्योमेट्री को निकालेंगे, जो चार्ट बताया था। देखना ज़रा ध्यान से। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर आया है 6, और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो ज्योमेट्री हमेशा कौन सी रहती है, ऑक्टाहेड्रल। बताया था कि सॉलिड स्टेट में 6 मतलब ऑक्टा होता है, और ज्योमेट्री के वक्त भी 6 मतलब ऑक्टा होता है, और हेड्रल। तो ये रहेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए नहीं बोला है, नहीं निकालेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा,
मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलिए अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को इस चैप्टर के। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपके 4 मार्क का है, इसको भी टिक मार्क कर लो। 101% इम्पॉर्टेंट। देखो EN कैलकुलेशन का क्वेश्चन करके जाने का पेपर में आएगा, IUPAC नेम का करके जाने का पेपर में आएगा। और ऐसा कॉम्प्लेक्स करके जाओ जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ज्योमेट्री है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीज़ें करके जाने की। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को इस चैप्टर के। 2 घंटे लगे, लेकिन देखो कंसेप्ट है यार, अब इतने सारे वीडियोस नहीं किए तो कंसेप्ट तो समझना ही पड़ेगा ना। अगर ये भी नहीं देखेंगे तो भूल जाओ कि पास होंगे। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को चैप्टर भी नहीं पढ़ना है, नहीं नहीं मुझे केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ना है, नहीं नहीं मुझे क्वेश्चन बैंक भी वो भी नहीं पढ़ना है, तो भूल जाओ। ऐसा बोलना नहीं नहीं मुझे पेपर भी नहीं देना है। कहाँ से दूंगे पेपर में? पेपर देने के लिए आना तो चाहिए। नहीं पढ़ाना साल भर, जाने दो, टेंशन मत लो, बी बिंदास, बी फ्री। एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक तो कर लो यार। 16-17 घंटे दे दो क्वेश्चन बैंक को, कर डालो, हो जाएगा पेपर में 80% मार्क्स आ जाएंगे। लिख के देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, 3rd क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ये है आपका COF6 आयन। COF6 आयन आपको पूछ रखा है। यहाँ पे आपको बोला है कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलिए सबसे पहले तो आप सबको पता है बास ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बचेगी। सबके लिए क्या करना पड़ता है, सबकी जड़ है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। चलिए देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन। COF6 आयन, अगर आपको यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, देखो कैसे निकालेंगे। ये है मेटल X + 6 × F का चार्ज कितना रहता है। आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा, HF HCl। जब आपको इससे F बनाना है, कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया, 1, चार्ज कितना आएगा, 1 - इक्वल्स टू -3, x - 6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3, -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। x का वैल्यू कितना आया, +3। ये जो +3 है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट बोलेंगे। डन। चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ने का है। आगे आपको बोला है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, खूब मस्त क्वेश्चन है, डिटेल्ड क्वेश्चन है। COF6 आयन है, देखेंगे इसको। COF6 आयन, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, देखो कोबाल्ट है, बताया था ये रट्टा मारने के लिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। कैसे लिखेंगे, आर्गॉन तो आता ही आता है, नहीं भी लिखा तो समझ जाना, वो अंडरस्टैंडेबल है। ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि मैम आपने कुछ क्वेश्चंस में तो आर्गॉन ही नहीं लिखा था। वो दिस इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3D4S। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला हमेशा S में जाता है 2, सेकेंड वाला D में जाता है। ये मैंने ट्रिक पढ़ाई है, ठीक है। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि आपको यहाँ पे निकालना है कोबाल्ट 3+ का। आधे लोग बोलेंगे क्यों, मैं +2 +1 का भी तो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, और वो चीज़ जो याद रखने की है वो यहाँ पे आपको ये है कि यहाँ पे चार्ज +3 आया, इसलिए आपने यहाँ पे +3 निकाला है। अब आधे लोग बोलेंगे +3 में क्या होने वाला, सेम ही तो रहेगा। नहीं, +3 है, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 3 को। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, 3D4S, 4S से गया 0, यहाँ पे 6 आया। देखो कैसे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे 0 आया। 7 से 1 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे 6 आया। 3 इलेक्ट्रॉन को कर दिया रिमूव, चलो कर दिया रिमूव। आगे बढ़ने का है, इसको लिखेंगे अच्छे से। 3D है, 1 2 3 4 5, 4S है, चलो ये तो हो जाएगा। फिर आगे करने का है, 3D में कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, 4S में 0 है, और यहाँ पे कुछ 4 भी आएगा। चलो अब देखो क्या होगा। आगे आप लोगों को याद रखना है कि फ्लोरीन लिखा के दिया था स्टार्टिंग में। फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता था, पावरफुल होता था, तो पेयरिंग होती थी, P फॉर पावरफुल, P फॉर पेयरिंग। बट ये तो बेचारा वीक है, कमज़ोर है, क्या पेयरिंग होंगी, नहीं होंगी, पेयरिंग नहीं होंगी, पता है ना। पावरफुल में पेयरिंग होती है, P फॉर पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, पेयरिंग होंगी। यहाँ पे तो बेचारा वीक है, कमज़ोर है, पेयरिंग नहीं होंगी।
जैसा था एज इट इज़ वैसे रहेगा, ऐसे ही एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन से। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नेचर कैसा रहता है? पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर रहेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। फिर आपको आगे में बोला गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, ज्योमेट्री क्या रहेगी, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा। अपन ने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालनी है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर निकाल लिया। अब ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन अपन अपनी ट्रिक से निकालेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखेंगे इस पार्ट को। आधे लोग कंसेप्चुअली जाने की कोशिश करेंगे। ज़रा देखो यहाँ पे COF6 3- है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ही नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ही नंबर ऑफ लिगेंड है 6। जब भी नंबर ऑफ लिगेंड 6 आते हैं तो आपकी ज्योमेट्री हमेशा कौन सी रहती है? ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल। आधे लोग बोलेंगे क्यों ऑक्टाहेड्रल? तो याद रखो सॉलिड स्टेट और इस चैप्टर में ज्योमेट्री में कहीं पे भी आपको 6 दिखेगा तो आप लोग क्या लिखेंगे? ऑक्टा। हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप के रहते हैं, sp3d2 या तो d2sp3। आधे लोग सोचेंगे ये कैसे आ गया? तो देखो भाई इधर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। 1 + 3 5, सॉरी 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6, 2 + 1 + 3 6 आ गया। अब आधे लोग सोचेंगे ये है या ये है, तो आप लोग चेक करेंगे लिगेंड के नेचर को। लिगेंड कैसा है? फ्लोरीन है। ये वाला कब रहता है? जब रहता है स्ट्रॉन्ग, जब रहता है वीक। लिगेंड जब वीक रहेगा तो ये रहेगा, लिगेंड जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये वाला रहेगा। आधे लोग बोलेंगे साफ साफ बताओ ना क्या कहना चाहते हो। सुनो ना, ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा लिगेंड होता है? फ्लोरीन तो बेचारा वीक है, कमज़ोर लिगेंड है, वीक लिगेंड है। और जब भी ज्योमेट्री होती है, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं 6, ज्योमेट्री कैसी रहती है? ऑक्टा। कसम खाई थी ना केमिस्ट्री में, ज्योमेट्री में और सॉलिड स्टेट में 6 मतलब ऑक्टा बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन में ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2, ये वाला नहीं रहेगा। गॉट द पॉइंट? चलो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है बेस्ट तरीके से ख़त्म। बस याद क्या क्या रखना है? बस आपको कुछ पार्ट याद रखना है। वो पार्ट जो ये है कि अगर आपको कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख जाए, आप ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन 2 रहेंगे, sp3d2 d2sp3। sp3d2 कब लगाएंगे? जब आपका लिगेंड कैसा रहेगा? वीक। और स्ट्रॉन्ग रहेगा तो d2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए तो ज्योमेट्री कैसी रहती है? डिपेंड करती है, एक जगह पे रहेगा sp3, एक जगह पे रहेगा dsp2। sp3 कब रहेगा? जब आपका लिगेंड कैसा रहेगा? वीक। dsp2 कब रहेगा? जब आपका लिगेंड कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग। sp3 में ज्योमेट्री क्या रहती है? टेट्राहेड्रल। dsp2 में ज्योमेट्री क्या रहती है? स्क्वायर प्लेनर। निकाल लोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने ये क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ाया है, मैंने क्वेश्चन बैंक के साथ में आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ाया है, इसलिए अपन को टाइम लगा क्योंकि ये चैप्टर मैंने नहीं लिया था। तो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व हो गया। ये अगर पढ़ लिया ना, इतना भी अगर कर लिया, आपके 6 मार्क्स मैं लिख के देती हूँ गारंटी के साथ हो गए। अब बताओ यार इतना अच्छा फ़ायदा कहाँ पे होगा जब 2 घंटे का वीडियो देखने के बाद 6 से 7 मार्क्स गारंटी के साथ मिल रहे। ऐसी गारंटी तो कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब इतने अच्छे वीडियो के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज़ डू कमेंट। मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे लास्ट वाले क्लास में, आई जस्ट लव द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट्स गाइज। प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।